जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के इस नए से वीडियो में। जो हमारा कौन सा वीडियो है भाई, तो एसएससी जीडी 2026 के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या, तो वीडियो सॉल्यूशन, यानी जो हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पे आप लोगों का डेली मॉक टेस्ट हो रहा है, यानी डेली ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन भी कर रहे हैं डेली। और उसी के सिलसिले में आज देखोगे तो कौन सा मॉक टेस्ट है, तो बोलोगे भैया हमारा 5 नंबर का ये मॉक टेस्ट है, यानी ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो चल रहा है उसमें 5 टेस्ट हो गया है। और आज हमारा 5वां मॉक टेस्ट का क्या है, वीडियो सॉल्यूशन है। तो वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो जितने सारे वहाँ पे जो जो टॉपिक्स का होते हैं, यानी जो हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम में टोटल आपको मालूम है भाई कि आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मान लीजिए कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी चूज करते हैं और इंग्लिश भी लेते हैं, जिसमें भाई साहब ये इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, जिसका टोटल हम लोग वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन में क्या क्या कराते हैं, तो भाई साहब मैथ्स कराता हूँ मैं, और आपका जॉनी सर हमारे रीजनिंग कराते हैं, और आपके आंसू सर क्या करा रहे हैं भाई साहब, तो जीके जीएस। तो उसी के सिलसिले में आज हमारा ये रहा मैथ्स का, यानी टोटल मैं 20 क्वेश्चन मैथ्स कराऊंगा, बाकी हमारी टीम के बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मॉक आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब तक मॉक अटेम्प्ट नहीं करिएगा तो आपका एग्जाम का प्रेशर फील नहीं होगा और जाके एग्जाम में आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करना है तो मॉक को अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को लगाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर भैया का सॉल्यूशन देखिए कि भैया चीज़ों को कैसे बताते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत ऐसे भाई लोग होते हैं बोलते हैं भैया मैंने मॉक नहीं दिया, मेरे से छूट गया, तो क्या मैं वीडियो नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकते हैं भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट ही कराया जा रहा है इसी फॉर्मेट में, इसी थीम पे। जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसी चीज़ें आपको कहाँ आएगी भाई, तो आपके एग्जाम में मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट में मिलेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ी अलग है। वही मैथ्स के क्वेश्चन है, जो आपका अर्थमेटिक पोर्सन है वही अर्थमेटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत भाई लोग हैं हमारा, जैसे मैं दिखा दूँ, ये हमारा एआर पब्लिकेशन का क्या है भाई, यूट्यूब चैनल है। जैसे आप जाइएगा तो देखिए हमारा जो परिवार है 1,53,000 का हो गया है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए बढ़िया से दबा के इसको। जब यहाँ पर आइएगा तो कहीं ना कहीं जब वीडियो के सेक्शन में जाइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए वीडियो के सेक्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, तो बोलोगे भैया देखो यहाँ पे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट जो हमारा था एसएसजीडी का 3 नंबर यह था, और 4 नंबर वाला यहाँ पे, और 5वां हम करा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कंप्लीट कराएंगे जब तक हमारा जीडी का एग्जाम चलेगा, और जब तक विद्याग्राम पर हमारा ऑल इंडिया क्या चलेगा, मॉक टेस्ट चलेगा, तब तक आपका भाई सॉल्यूशन कराएगा, हर एक सेट का कराएगा, ताकि आप एग्जाम में देने जाओ तो वहाँ पे ये फील ना हो कि भैया ने ये चीज़ें नहीं कराया था जिसकी वजह से मेरा एग्जाम बढ़िया नहीं गया। मैं पूरा अपने तरफ से 100% आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस बढ़िया से आप पढ़िए, रिविजन करिए और जाइए एकदम एग्जाम में फोड़ के आइएगा। आइए भाई साहब, बिना टाइम पास किए चीज़ों को करते हैं शुरुआत, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर मैं आज की सेशन की बात करूँ तो आज काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है, 16 से 17 क्वेश्चन अगर आप सही कर दिए हैं तो आप प्रो लेवल के हैं, बहुत बढ़िया आपका स्कोर आ रहा है। 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ना जिसमें घुमाया है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है चीज़ें, बट आपका प्रैक्टिस और आपका कॉन्सेप्ट बेटर है तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। आइए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया से बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम टाइम लेके बनाएंगे लेकिन चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, ज़्यादा हबड़ा के नहीं करेंगे। आइए, कह रहा है क्या हमारे पास, ए और बी क्रमशः 50,000 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार मतलब प्रारंभ करते हैं। पार्टनरशिप का सवाल है, बहुत इजी सवाल होता है पार्टनरशिप का। फिर बोला है 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि बी 10,000 रुपये लगा देता है। उसके 3 महीने बाद सी भाई साहब आते हैं और 80,000 लगा के व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि एक साल बाद कुल लाभ 74,000 रुपये का है तो बोला है बी का हिस्सा बताएं। कभी भी ऐसा सवाल आए ना पार्टनरशिप का, तो सबसे पहले इनका रेशियो ले लेते हैं। 4 जीरो ये खा जाएगा, 4 जीरो ये खा जाएगा, 4 जीरो ये, जहाँ जहाँ है तो सबका 4 जीरो खा जाने दो, लाभ का रहने दो, क्योंकि हमें ओवरऑल निकालना है। अब देखो हमें मालूम है कि 3 लोग हैं, तो बोलोगे भैया एक ए हो गया हमारे पास, एक बी हो गए, एक हमारे सी हो गए। ये बोलता क्या है कि स्टार्टिंग में कितना 5 लगाता है और बी 4 लगाता है। आराम से देखते हैं ना, ये स्टार्टिंग में ए 5 लगाता है, बी 4 लगाता है। अब आराम से मैं हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ, देखना। अब बोला है क्या, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, 4 महीने बाद ए मत समझो 1 रुपये निकाल लेता है, जबकि बी 1 रुपये लगा देता है 4 महीने बाद। यानी बोलोगे भैया स्टार्टिंग से ये 4 महीने तक 5 रुपये तो लगाए थे, 5 रुपये 4 महीने तक लगाए थे, और प्लस में होता क्या है, 4 महीने बाद 1 रुपया निकाल लेते हैं, तो 5 में से 1 निकाल ले तो बचे कितना, 4। क्या बोलोगे भैया बचे कितना, 4। अब ये 4 कितना महीने के लिए लाएगा, तो देखो लास्ट में इन्होंने ये बोला है, लास्ट में वाला लाइन पढ़ो, बोला है क्या, यदि 1 साल बाद कुल लाभ इतना है, यानी 1 साल की बात हो रहा है, यहाँ पे 4 महीना लग गया है, तो 1 साल में कितना महीना होता है, तो बोलोगे भैया 8 महीना होता है, तो अब 4 रुपया 8 महीने के लिए लगेगा।
ये ए का काम हो गया, यानी ए का इनकम हमारे पास निकल के आ गया। अब आपको मालूम है कि हमें क्या हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम करते हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, इनटू टाइम था, ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम है टाइम, तो डायरेक्ट हमारा ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ रहा है, ध्यान रखना। अब बी वाला का देखते हैं भाई, ये भी चार चार लगाया है और 4 महीने बाद ये इसने क्या कर रहा है, लगाता है। तो बोलोगे भैया 4 महीने तक तो काम किया है, फिर प्लस में 1 लगा दिया, यानी 4 था अब 5 हो गया। अब कितने दिन तक रहेगा, तो भाई साहब 1 साल की बात बोला है, नहीं ये बी भाई साहब क्या करेंगे, 8 महीने तक और रहेंगे। ये हो गया। अब सी का देखो, इसका बढ़िया खेल है, सी वाला पढ़िए। फिर बोला है ये वाला, उसके बाद यानी कितने, जो 4 यहां पर 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद देखो, उसके बाद यानी 4 महीने हो गया, उसके 3 महीने बाद सी ने 8 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी 4 महीने तक काम होता है ये और भी, लेकिन उसके 3 महीने बाद फिर भाई साहब सी की एंट्री होता है और 8 रुपया व्यापार में लगा देते हैं। तो बोलोगे भैया सी ने कितना लगाया, तो बोलोगे भैया 8 रुपया लगाया, और कितने दिन तक उसमें साथ रहा, तो 1 साल की बात बोला है, लेकिन भाई साहब 7 महीने बाद आया है, यानी 5 महीने तक इनके साथ रहा, तो इनका टाइम हमारा 5 से गुणा हो गया। बस बात खत्म, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अब गुणा कर लेते हैं, 5 चूका 20 और 8 चूका 32, 20 और 32 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 52 होता है। 4 चूका 16 और 8 पे 40, 16 और 40 कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 4 चूका 16 और 8 पे 40 यानी 56 हमारे पास हो गया। आगे देखो 8 पे 40 ये हो गया। अगर कोई कट रहा है तो इसको काट लो, अगर काटने की बात करोगे तो किससे कटेगा, इसका मैं एक यहाँ पे रुक जाओ, एक कलर ले लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब काटो, अगर इसको काटो मैं 4 से काटो तो बोलोगे भैया 13 बार में कट जाएगा, 4 से काटो 14 बार में कटेगा, 4 से काटो 10 बार में। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बोलोगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, तो भैया 74,000 रुपये ओवरऑल है, यानी ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट है 74,000 रुपये। कितने का मान है हमारे पास, 74,000 है। 10 देखो 14 और 13 कितना होता है, 27 और 10 37 का मान है, और हमें निकालना किसका है, तो बोला है बी का हिस्सा बताना है भाई, बी का हिस्सा, तो बी का कहाँ है, यानी 14 का मान निकालना है, बस बात खत्म। 37 का 2 गुना होता है, तो 2000 में 14 से गुणा करोगे तो 28,000 हो जाएगा, यानी जो बी का हिस्सा होगा 28,000 का कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। देखा कितना बढ़िया सवाल था, बहुत प्यार से हमने चीजों को एक एक बढ़िया से पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ा और हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ के 70 रुपए किलोग्राम हो जाता है, पहले दूध भाई सब 60 रुपए मिल रहा था, अब 70 रुपए मिल रहा है, बिकॉज आपको मालूम है कि क्या है, हमारा वार का सिचुएशन चल रहा है, तो यहां भी इन्होंने बढ़ा दिया है। फिर बोला है क्या, आगे पढ़िए। फिर बोला है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, यानी जो खर्चा है ना, पैसा है वो सेम रहे, लेकिन भाई साहब आपको मालूम है कि हमारे पास 100 रुपये ये है। अब होता क्या है कि हम 20 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी लेके आते हैं, अब हमारे पास 100 रुपये ही है। अब होता क्या है कि जो चीनी का मूल्य वो बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो सीधी सी बात है खपत कम होगा। अब चीनी का मूल्य 25 रुपया हो गया है, तो 25 के हिसाब से हम चीनी 4 ही किलो लेके आएंगे। तो क्या होता है भाई साहब, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी बोलोगे पहले कितना था, तो बोलोगे भैया 60 रुपये से अब कितना हो गया 70। अब बोला है हमारे पास पैसा उतना है, लेकिन हमें खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तब बोलोगे भैया 70 से कितना कम करोगे, तो 10 कम करोगे भाई, कितने पे करोगे, तो 70 पे करोगे, इनटू में परसेंटेज पूछा है तो 100% कर लो, बात खत्म। यानी कितना परसेंट कम करोगे, देखो हमें मालूम है कि 10 से इसको काट देगा 7 बार में, 100/7 हमें मालूम है कि 14.28% होता है, और 14.28% ऑप्शन नंबर सी, खत्म। लल्लू से सवाल था एकदम सेकंड वाली। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 75 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये समझना है, ये बच्चे बहुत क्या करते हैं, एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है भाई, यानी मान लीजिए 75 वस्तु है, उसमें 15 का सीपी का हानि होगा, यानी सीपी हमारा कितना होगा 60 होगा। अब कैसे होगा अभी बताते हैं, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये होता क्या है, हमारे पास 75 वस्तु हम सेल किए हैं, तो बराबर में क्या था, तो 75 वस्तु हमारे पास होगा तभी तो हम सेल किए हैं। अब इसमें से हमें 15 का हानि हो जाता है, यानी 15 सीपी का हानि हो जाता है, तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा 75 एसपी बराबर में 60 सीपी हो जाएगा। अब इसका हम क्या लेंगे भाई, रेशियो निकालेंगे, 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में, तो एसपी अपॉन में सीपी, एसपी का मान 4 हो जाएगा, सीपी का मान 5 हो जाएगा। तो बोलोगे कितना परसेंट का हानि हुआ है, तो भैया 5 हमारा सीपी है, 4 में बेचे हैं, तो 1 का हानि हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, क्योंकि हानि हमेशा लॉस और प्रॉफिट की किस पे काउंट होता है, तो सीपी पे काउंट होता है। 5 से काटोगे तो 20% की हानि हो रहा है, और 20% कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। आ रहा है मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 49 और 25 का वर्ग मूल्यानुपात
क्या निकालना है भाई, वर्ग मूलानुपात ज्ञात करना है, नहीं बोल सकते हो फाइंड द स्क्वायर रूट, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भाई साहब हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो बोलोगे भी ये 7 और 5 होगा, ऑप्शन नंबर इसी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए प्लस बी रेशियो 2 अंडर रूट में ए और बी है का मान दिया 4 रेशियो 1, तो ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है, यानी ए रेशियो बी निकालना है। बहुत ऐसे बच्चे ये क्या करते हैं आपको मालूम है, बहुत ऐसे बच्चे इसको बहुत बेसिक से जानते हैं। हम नहीं जाएंगे बेसिक, ये बहुत बढ़िया सवाल है, 1 स्टार दे सकते हो। हम जाएंगे बाई ऑप्शन। अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास ये क्या है, ए रेशियो बी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ए बटे में बी लिख सकते हो कि नहीं। तो यानी जो ऊपर वाला मान है ए का, नीचे वाला बी है, ऊपर ए नीचे बी सारा दे रखा है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ए और बी यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है। तो हम ऑप्शन से उठाते हैं कि भाई साहब कौन सा ऑप्शन उठाएं कि ए और बी को आपस में ऐड करें तो 4 आए। तो बोलोगे पहला ऑप्शन ए उठाते हैं, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे ए की जगह पे 2√3 आ रहा है, और फिर प्लस में हम करते हैं 2 माइनस का √3। अब देखो यहां से देखो -√3 माइनस 2 और 2 कितना होता है 4, तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। आगे भी मिला लेते हैं, तो बोलोगे भैया 2 और 2 खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पर बचेगा 2 माइनस का √3, प्लस में करेंगे तो 2 माइनस का √3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4 माइनस का 2√3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ही हो सकता है। अब आगे देखो, ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर सिर्फ 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। 2 से 2 यहाँ पर खत्म, तो देखो ये माइनस √3 और प्लस √3 खत्म हो जाएगा, तो इसका 2 आ रहा है, तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बस बात खत्म। बाकी लोग करते रहेंगे, बनाएंगे बेसिक से, लगाएंगे CND, हम क्यों लगाएं, हमारा तो पास दिमाग है ना, हमारे पास दिमाग है, और दिमाग है तो हम यूज करेंगे भाई, क्योंकि हम ऐसा ना बनाएंगे तो फिर तो एग्जाम में हो गया हमारा काम। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 85% मिला और 490 मतों से चुनाव जीत गया। बोलो बताओ हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मत प्राप्त हुआ। बहुत बेसिक, बहुत लल्लू सवाल है, पढ़ो। हमें बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 85% मिला और 490 मतों से चुनाव जीत गया, तो बोलोगे भैया कुल मत होता है 100%। अब 100% में से जो 2 लोग हैं, यहां पर हमारे पास एक विनर आ जाता है, एक लूजर आ जाता है। अब विनर है जो उसको कितना मिला है, 85% मिला है, तो लूजर को एकदम जाहिर सी बात है कि भाई साहब लूजर को कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है कि 15% मिलेगा, क्योंकि इसको 85% मिला है, इसको 15% मिला है। तो बोलोगे भैया कितना से जीता है, तो परसेंटेज में देखोगे तो बोलोगे भैया हमारे पास 70% से जीता है, और वैल्यू में कितना से जीता है, तो हमारे पास 490 से जीता है। हमसे बोला क्या है, तो बोला है कि बताओ हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मत प्राप्त हुआ है, यानी 15% का मान पूछा है। तो बताओ इससे कोई सिंपल सवाल हो सकता है, 490 जो हमारे पास कितना 70% का मान है, और हमें 15 का मान निकालना है। काट दो, यहां से देखो 0 से 0 खत्म, 7 से काटो 7 बार में, 15 में 7 से गुणा करोगे तो 105 से क्या हुआ भाई साहब, हारे हैं, और 105 का हारे नहीं, 105 से क्या उनके वोट मिला है, यानी जो हारे हैं उनको कितना वोट मिला है, तो बोलोगे भैया 105 को वोट मिला है। बताओ इतना बड़ा बेइज्जती। इसलिए बोला जाता है कि लोग देखना, लोग सोशल मीडिया पर अलग एक्टिव रहते हैं कि सोशल मीडिया पे इनका इतना क्राउड है, उतना क्राउड है, और जाते हैं जब जमीनी ग्राउंड पे रहते हैं ना, तो उनका वोट मिलता है 10 गो 12 गो, तो इनको बोलते हैं सोशल मीडिया किंग। यानी आप सोशल मीडिया पर किंग है, जमीनी पे आपका पकड़ नहीं है, यानी आपका वैल्यू जो है वहाँ पर 0 है। आपके गाँव में जो आपका इज्जत है वो नग्न है, कोई नहीं पहचानता आपको, समझ रहे हो। तो सोशल मीडिया का दुनिया से काफ़ी हट के रहना पड़ता है। अभी देखो हाल फिलहाल में एक जो महाराष्ट्र का केस हुआ था, एक माइनर लड़का था, सोचो माइनर लड़का था और कितने लड़कियों के साथ में वो टच में रहा था, और उनके साथ मतलब संबंध बनाकर और उसके वीडियो अपने फ़ोन में रखता था। सोचो कम से कम 350 लड़कियों को शिकार बनाया था। 19 साल का लड़का था, कुछ आर्यन करके ऐसा कुछ नाम था, अभी हाल फिलहाल में उसका न्यूज़ जो वायरल हो रहा था। और सोचो 350 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, और सबका वीडियो बना लेता था, चुपके से मिलने जाता था, और ये सारी चीज़ें सोचो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ये फैला रहे थे। पर ठीक है, एट द एंड मिल ही गए, पता चल ही गया। लेकिन आज के ज़माना जो सोशल मीडिया है ना, बहुत दिन पर दिन समझो डाउन होते जा रहा है, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। आजकल के देखो उम्र में, एक हम लोगों का समय था जब हम स्टार्टिंग में, जब हम सोचो जब 11th में आए थे ना, 11th में, तब मेरे को छोटा सा फ़ोन मिला था, छोटा सा फ़ोन। हम तो 10th में जानते भी नहीं था कि फ़ोन है भाई। यहाँ पर देखो खुद का 5 और 6 में जो बच्चे हैं उनके पास फ़ोन है, और यही रीज़न है कि जितने भी उनके उसके साथ जो फंसी हुई थी सारे माइनर लड़की थी, यानी बोल सकते हो 18 साल से सारे कम के थी, और उनके पास फ़ोन आ जा रहा है, क्योंकि 8 और 9th में ही लोग के पास फ़ोन मिल जा रहा है, और फ़ोन से लोग अलग अलग मिसयूज़ कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, इतने सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आप फंसे जा रहे हो, और एक बार उस ट्रिप में चले गए तो फंसते जा रहे हो, क्योंकि आपका उम्र अभी स्टार्टिंग में हो रहा होता है, आपको चीज़ें की समझ होती नहीं है, और उसी टाइम आप जाके कहीं ना कहीं किसी के चुंगल में फंस जाते हैं, और बाद में आप लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो सबसे मतलब आप भी मतलब अपने भाई और बहन को सलाह दीजिएगा कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहे, नहीं तो उस पर निगरानी रखिएगा कि भाई देखो अगर मोबाइल है तो इसका यूज पढ़ाई के लिए करो, ज़्यादा फालतू के तरीके से नहीं करना है।
जैसे मैं अपना एग्जांपल खुद दूँ तो मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर सिर्फ फ़ोन है उसके पास, पढ़ाई करती है और उसके फ़ोन में तो सिर्फ क्या है, व्हाट्सअप है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ना वो सोशल मीडिया पे इंस्टा चलाती है, ना फेसबुक चलाती है, उसका कुछ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप है जिससे वो बात करती है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी अपना नॉर्मल पढ़ाई करती है। तो हम जानते हैं कि लोगों को लगता है कि यार क्या है, सही तो है, ठीक है, एक समय के लिए वो सही है, लेकिन कब उसके चुंगल में फंसते-फंसते कब आप जाके कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखना है और चीज़ों को समझाते रहना, अपने छोटे भाई-बहन को समझाना है कि देखो ठीक है, एक समय आएगा कि खुद तुम मैच्योर हो जाओगे, उसके बाद से जो तुम्हें करना है करो, उस समय तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी 15 और 16 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको समझ में उतना नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं और जान के वो चीज़ें कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना सोशल मीडिया के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास ये मान दिया है हमें भाई साहब, इसका निकालना है, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना है। बढ़िया सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है, एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे, प्यार से बना लेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को उठाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। देखो यहाँ पर 0.726 के ऊपर बार है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 726 है, और जिस पे बार नहीं होता उसको घटा देते हैं, 72 घटा देते हैं। अब जिस पे बार होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं होता उसके लिए 00 हो गया। ये हमारे पास हो गया। अगर मैं इसको देखूँ तो 726 में से 72 घटाओगे तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, 12 में से 7 गया, यहाँ पे हो गया 5, अब उसके बाद यहाँ पे हो गया 6, तो 654 बटे में 900, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 654 बटे में 900। क्या लिख सकते हो भाई, तो बोलोगे भैया 654 बटे में 900, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ की जगह पे हम गुणा लिख लेंगे और 9 हो जाएगा, एक पॉइंट के नीचे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। ये डिवाइड है, ठीक है भाई, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे डिवाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.90 है ना, 1.09, तो हम डायरेक्ट 109 ले लेते हैं और नीचे पॉइंट के वैसे 2 अंक था तो नीचे 2 को जीरो बैठा लेते हैं। यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम आगे को सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ का सॉल्व करके निकालते हैं। तो बोलोगे भैया देखो यहाँ पे, अगर इसको मैं क्या है, यहाँ पे देखो ये भाग है, इसको पलट दो, जैसे गुणा करोगे ना भाई सब तो पलट जाता है, तो जैसे यहाँ पे गुणा करोगे यहाँ पे तो ये पलट जाएगा। तो बोलोगे भैया हमारे पास ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 109 निकल के आ जाएगा। काटना भाई, तो बोलोगे हमारे पास देखो अगर ये 9 और 100 900 होता है तो 9 से ये खा जाएगा। अब कहने देखो 109 का ये 6 गुना है भाई। अब इसको 2 से काटोगे, 3 बार में 2 से काटोगे, 5 बार में, तो ये आ गया 3 बटे में 5, इतना का मान निकल के आ गया। एक एक स्टेप को सॉल्व करोगे बहुत प्यार से निकल के आ जाएगा। अब माइनस में है 3/4, अब इसको दूसरे कलर से यूज करता हूँ। माइनस में कितना, तो 3/4 है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर डिवाइड का सीन है, डिवाइड रख लो। उसके बाद से यहाँ पे 4 बटे में 15, यहाँ पे पलट मत देना क्योंकि पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं उसके बाद से डिवाइड को सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पे गुणा करके पलट लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है, आपको नहीं करना है। गुणा में कर दो भाई साहब, तो 2 दूना 4, 1 5 बटे में 2 हो गया। अब इसको काटो जो कट रहा है, तो हमें मालूम है यहाँ से कि 5 से कट जाएगा 3 बार में और 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 माइनस 3/4। अब यहाँ पे गुणा कर लो, अब ये का पलट जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे तो 3/5 माइनस का हो जाएगा 3 तरीका 9 बटे में 8 हो जाएगा, 9 बटे में 8। अब इनका एलसीएम ले लो, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है, तो 5 बटे 40, तो 8 तरीके 24 माइनस 8 पे 40, 9 पचे 45, यानी देखो 24 माइनस 45, तो बोलोगे भैया -21 बटे में 40 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा -21 बटे में 40, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो देखा कितना बढ़िया सवाल था, ये बोर्ड मास का सवाल था और बहुत अच्छे से बना लिया हमने, एक एक स्टेप को बढ़िया से लिखा और हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कोई संख्या 6 और 4 दोनों से विभाजित यानी 6 एवं 4, इसको हम लोग 6 बोलते हैं, हम बिहार से है ना भाई, तो जो हमारा टंग है ना 6, लेकिन होता है 6 यानी 6 होता है। बोलोगे 6 एवं 4 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाजित हो सकती है। तो सीधी सी बात, वो संख्या 6 और 4 से विभाजित हो रही है तो इनके एलसीएम से विभाजित हो सकती है। इनका एलसीएम कितना होगा, 12 से विभाजित हो सकती है। क्या 9 से हो सकती है, बिल्कुल नहीं। 10 से हो सकती है, बिल्कुल नहीं। 24 से हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि 12 से विभाजित हो सकती है। तो ये तो बहुत लल्लू सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 9 पढ़ते हैं। समान त्रिज्या तथा समान ऊंचाई के शंकु एवं बेलन है, ठीक है, सबका भाई साहब समान यानी सेम है। क्या है, शंकु भी सेम है और बेलन भी हमारा सेम है। आगे वाला लाइन पढ़िए, बोला है कितने शंकुकार बर्तन से आधा बेलनकार पात्र भरा जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पास बेलन है, अब उसमें से कितने शंकुकार ऐसे चीज होंगे समान जिसको उसमें हम फिल करें, कितने शंकुकार हमारे पास लगेंगे। कोई समझिए कोई वो है, मान लीजिए शंकुकार, इसको समझ लेते ये है, ऐसे कितने डब्बे लगेंगे जिससे हमारा आधा बेलनकार फुल हो जाए। तो बोलोगे भैया इनके वॉल्यूम को बराबर कर दो। तो सबसे पहले बेलनकार है तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलोगे भाई πr²h, और आधा फुल करना है तो 1/2 हमें फुल करना है। और हमें कितना चाहिए,
चाहिए, यानी एन भाई साहब शंकु चाहिए, शंक्वाकार चाहिए बर्तन, यानी एन शंक्वाकार बर्तन चाहिए। इनका भाई साहब क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है। यानी किसी का भी वॉल्यूम बराबर कर दोगे हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब काटो यहाँ पे, तो बोलोगे भैया कितना सिंपल हो जाएगा, देखना पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म। अब देखो इधर का एन आ जाएगा और उधर चला जाएगा 2n, तब बोलोगे भैया जो एन का मान आ जाएगा वो क्या होगा भाई, तो 3/2 होगा। यानी ये बोल सकते हैं कि हम 3/2 शंक्वाकार लाएंगे भाई, तो 3/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। तो लैंग्वेज का खेल था, बहुत सिंपल था, लैंग्वेज पढ़ लेते तो प्यार से आंसर निकल के आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो चाल से, ये वाला लाइन पढ़ो, चाल से 3 समान दूरी तय करती है और कुल 94 मिनट का समय लेती है, तो कुल दूरी ज्ञात करना है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस बताना है। हमारे पास टाइम दे दिया है, तो टाइम के हिसाब से हम खेलते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। हमें मालूम है कि टाइम बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब पहला डी को हम पहला डिस्टेंस डी मानते हैं, उसके बाद से हमारे पास मालूम है कितने के स्पीड से जा रहा है, तो 30 के स्पीड से जा रहा है। दूसरा डिस्टेंस को भी डी मानते हैं, ये जा रहा है 40 किलो के स्पीड से। और तीसरा को मैं डी मानता हूँ, ये भी हमारे 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। और टोटल जो टाइम लग रहा है, यानी कितना मान दिया है, तो 94 मिनट लग रहा है। हमारे पास 94 मिनट दिया है और सारे ये किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में, तो मिनट को भी घंटे में बदल दो, तो घंटा में बदलने के लिए डिवाइड बाई 60 कर दो, बस बात खत्म। अब यहाँ से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लो, हमें मालूम है कि 50, 40 और 300 का एलसीएम हो गया हमारे पास, 4 3 12 120, 120 का 5 गुना यानी कहने के 600 हो गया। बोलोगे जीरो, यानी 3 से कटेगा 20, यानी 20d हो जाएगा। फिर प्लस में जीरो यानी 15d हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे प्लस 50 से जीरो यानी 12d हो गया, और बराबर में हो गया 94 बटे में हमारे पास 60 निकल के आ गया। जब ये निकल के आ गया तो आराम से देखो, कहीं ना कि 60 से काट दो, ये 10 बार में खत्म। यहाँ पे देखो 20 और 15 हो गया 35, और 12 कितना होता है, नहीं 47। तो बोलोगे भैया ऊपर हो गया 47, डी बटे में 94, 10 जाके उधर गुणा हो जाएगा। अगर 47 से काटोगे तो 2 बार में खत्म, यानी डिस्टेंस बराबर 20 आ गया। आपने आया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मार दिया, और आपके साथ हो गया धोखा, क्योंकि एक नंबर आपने काट लिया, बाकी 0.4 कटेगा, वो भी साथ में कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं ध्यान से। क्यों नहीं पढ़ा भाई, तो देखो इन्होंने बोला है कि कुल दूरी ज्ञात करना है, आपने तो सिर्फ एक दूरी निकाला है ना डी से, आप तो ऐसे ऐसे डी कितना कवर कर रहे हैं, ये भी तो देखो भाई। देखो यहाँ भी डी कवर किए हो, यहाँ भी कवर किए हो, यहाँ भी कवर किए हो, तो बोलोगे भैया हम 3D कवर किए हैं, तो 3D कवर किए हो तो भाई सब 3 से गुणा कर दो, यानी कुल दूरी 60 किलोमीटर होगा, न कि हमारा 20 किलोमीटर होगा। बस यही सवाल है, और 60 किलोमीटर कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। बताओ मजा आवत बा बुआ, बताओ भैया से पढ़ के कुछ फायदा होत बा कि ना, बोला लो भाई, कि बस खाली देखा ही के बा कि क्या करते बड़े भैया। मजा आवत बा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते, और 11 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता 150 रुपये, 90 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से संतरा खरीदता है। खरीद लिया है भाई, बहुत बढ़िया। फिर बोला है क्या, आगे वाला लाइन पढ़ो, 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4, 6, 7 रेशियो के अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेच दिया जाता है। अब भाई साहब समझो कि टोटल पैसा कितना आता है, तो हमें मालूम है कि क्वांटिटी है, जितना प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, यानी पैसा आ जाएगा। तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पे 150 है, उसके बाद से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 90 है, और यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं 75 है। अब ये 150 को कितना में मिला रहा है, तो 4 में, इसको 6 में, और इसको 7 में मिला रहा है। गुणा कर दीजिए, 15 छक्के 15 चौका 60 यानी 600, 9 छक्के 54 यानी 540, 7 पचे 35, हाथ में 3 7 7 49 और 3 52 यानी 525। ओवरऑल पैसा कितना आया, तो बोलोगे भैया 5 2 4 2 6, यहाँ पर 6 आ गया, 5 5 10 और 6 16, यानी 1665 रुपये हमारे पास पैसा आ गया, यानी खरीदा होगा। जब खरीद लिया, सीपी इतना आ गया। फिर बोला है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। अब इस पे वो क्या कर रहा है, 40% के लाभ पर बेच देता है, यानी 140 बटे में 100 हमारे पास अब आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 0 से 0 खत्म, 5 से काटूंगा 2 बार में खत्म, 5 से काटूंगा 5 3 15, 1 फिर 5 3 15, 5 3 15, ठीक है डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 से काटोगे 7 बार में, तो 7 3 21 के एक हाथ में 2, 7 3 21 और 2 23, हाथ में 2, 7 3 21 और 2 23, यानी 2331 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि हमने 40% के प्रॉफिट पर बेचा है। जब सेलिंग प्राइस आ गया तो आगे वाला लाइन पढ़िए, कितना सिंपल है। संतरे का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। टोटल कितना किलो संतरा है, तो देखना जरा, 6 और 4 10 और 7 17 किलो संतरा है, तो डिवाइड बाई 17 कर दोगे तो प्रति किलो मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी पर किलो का एसपी आ जाएगा। डिवाइड करो तो बोलोगे भैया
17 एकम 17 होता है। उसके बाद से हमारे देखो तो 6 63 हो गया, तो 17 तिया 51 होता है। अब एक और 13 से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भी मार सकते हो, बट फिर भी निकाल लो। अब 51 होता है, 51 में 9 और 3 12, हमारे पास 121 आ गया। तो 17 7 100 होने से 137 पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी खत्म। क्यों भाई साहब, पूरा हम पॉइंट में क्यों निकालें? दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं दिया उसके करीब में, तो हम प्यार से बना लिए। ये भी कोई सवाल है? सिर्फ कैलकुलेशन वाली सवाल है, बाकी कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट के नाम पे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 1936 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 180 रुपया है। भाई इतना रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है और इतना रुपए ब्याज है, टाइम भी दे ही दिया है। अब देखिए पूछ रहा है क्या लिया है। अगर ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होती है तो दर ज्ञात करना है भाई, रेट निकालना है। फॉर्मूली मत लगाइए, बहुत लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हम नहीं जाएंगे। हम एक चीज पढ़े हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। अब जितने साल के लिए बोलता है, अगर मान लीजिए 3 साल के लिए बोलता है तो क्यूब रूट लगा देते हैं, 2 साल के लिए बोलता है तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं देखना जरा। तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है, तो 1936 हो गया। अब अमाउंट क्या होता है भाई, तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है। अब या तो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज ऐड करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, और उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज ऐड करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज आएगा। और कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बोला है, तो 1936 में 180 ऐड कर दो, तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद से 8 और 3 11, ये हो गया 6 और 8 3 11, हाथ में आ गया 1, फिर हो गया 9 1 10 1 11, हाथ में 1, यहाँ पे आ गया 2। यानी बोल सकते हो प्रिंसिपल इतना था, अमाउंट इतना हो गया। अब 2 साल के लिए बोला तो पहले इसको काट के बेस फॉर्म में लाओ। अगर इसको 4 से काटो तो 4 चौका 16, 3 4 8 32, फिर 4 चौका 16, 4 से काटो तो 4 5 20, 1 11, 4 2 8, 4 9 36। अब हमें 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे भाई, इसके बाद से हम लगा देंगे क्यूब रूट ताकि 1 साल में आए। तो ये होता है 22 और ये होता है हमारे पास 23। अब देखो भाई साहब कितना अधिक है, एक अधिक है, कितने पे 22 अधिक पे 22 पे इंटू में 100% कर देगा तो हमारा मान आ जाएगा। इसको जब काटोगे भाई तो क्या होगा, तो बोलोगे भैया अगर 2 से काटूंगा हमारे पास तो 11 आ जाएगा, इसको 2 से काटूंगा तो 50 आएगा, यानी 50/11। तो 11 4 44, 6 44 और 6 50, और बट्टे में हो जाएगा 11। तो बोल सकते हो हमारे पास 4 सही 6/11% होगा, और 4 सही 6/11, ऑप्शन नंबर ए खत्म। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 4 घंटे एक साथ बजती है और क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी भाई साहब स्टार्टिंग में 12 सेकंड पर बजती है, 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड पे बजती है। तो वे 8 घंटे में कितनी बार, मतलब कितनी बार एक साथ बजेगी। अब देखो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे सवाल में सब कैल्शियम लेते हैं। 12 15 और 20 और 30 कैल्शियम क्या होता है, तो बोलोगे भैया 60 होता है। अब देखो टोटल कितना घंटा है, तो बोलोगे भैया सेकंड है, 60 सेकंड है, ध्यान रखना। तो मतलब एक साथ में, यानी जब 60 सेकंड होगा ना, जैसे 1 मिनट होगा ना तो टिन, यानी चारों एक साथ में बच जाएगी। तो बोलोगे भैया हमारे पास 8 घंटा है, 8 घंटा को हम भाई सब मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट होगा। अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये 60 से सेकंड है। ये बोलोगे 8 घंटा को, घंटा से मिनट में जाने के लिए 60 से गुणा, फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से गुणा, डिवाइड बाई भाई सब हर 60 सेकंड पर बढ़ती है, बस बात खत्म। अब बोलोगे भैया यहाँ पे इसको 60 से 60 खत्म, तो 8 6 48, यानी बोलोगे भैया 480 बार बजेगी, और 480 ऑप्शन नंबर बी है। जैसे मारा फिर आपने एक नंबर खा गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। बोला है कि 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बढ़ेगी। भाई साहब पहली बार तो अकेले अकेले बजी होंगी ना, तो एक बार तो पहली बार अकेले अकेले बजी होंगी, और साथ में भाई साहब कितना बार बजी है, तो 480 बार। तो एक साथ जो अकेले अलग अलग बजी है तो वो भी तो एक ऐड कर दो भाई, तो बोलोगे 481 बार बजेंगे, और 481 ऑप्शन नंबर है खत्म। तो भाई आपका हर एक चीज समझाता है कि आप कहां पे गलती कर सकते हो और कहां पे गलती नहीं कर सकते हो। यहां पे आप गलती कर सकते थे, इसीलिए मैंने ऑप्शन टिक मार के बताता हूं। एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, ये भी देगा ताकि आप मारो, जैसे मारोगे जैसे एक नंबर खत्म, और आपसे एक नंबर कम हुआ तो कितने बच्चे आगे जाएंगे आपको भी पता नहीं है। समझ में आवत पा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें गलती हो सकती है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है हर एक चीज, और अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल आएंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपने भैया से ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 24 रुपए है, 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 27 रुपया है, 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 29 रुपए है। तो बोला है तीनों को मिलाने पर बने मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। कितना सिंपल सा सवाल है, गुणा करते जाओ। 8 में इसमें गुणा कर दो, फिर 9 में 27 से, फिर 10 में 29 से गुणा करको, डिवाइड बाई जितना भाई साहब जितना मान लीजिए किलो है उतने किलो से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे भैया गुणा कर ही देता हूं, तो ये हो जाएगा 8 × 24, फिर प्लस में उसके बाद से देखो 9 किलोग्राम वाला कितना है, 27 रुपये है, फिर प्लस में आ जाओ 10 किलोग्राम 29 है, तो 10 किलोग्राम का 29 है, और डिवाइड बाई में देखना जरा कितना किलो है, तो बोलोगे 8 और 9 कितना होता है 17। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 8 ये हो गया हमारे पास, और 9 हो गया, 9 और 8 17 हो गया,
17 के बाद से देखो तो 10, ये हो गया 17 और 10 कितना होता है तो 27 होता है, तो डिवाइड बाई 27 कर दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, तो बोलोगे भैया यहीं पे लिख लेता हूँ गुणा करके, क्या दिक्कत है। 8 चुका 32 को तो हाथ में 3, 8 दूना 16 और 3 19 192, फिर प्लस देखो फिर 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 दूना 18 और 6 24 243, ये हो जाएगा 290, ऐड कर लीजिए तो बोलोगे 3 और 2 5, 9 4 13, 13 और 9 होता है 22, 22 के 2 हाथ में आ गया, कितना भाई आपके पास 2, 2 2 4 1 5 और 2 7, यानी 7200 कितना 725 बट्टे में 27 कर लो भाई। अब देखो हमें मालूम है कि 27 से काटोगे तो 27 दूना 54 होता है, क्योंकि 27 का 3 गुना ज्यादा होगा, 81 हो गया तो 72 है, 27 दूना 54, फिर 6 12 6 18 यानी 185 हो गया हमारे पास। अब 185 कितने बार में जा सकते हैं, 5 बार में देखो तो 7 5 35, हाथ में 3 5 दूना 10 और 3 13 135, 135 में अगर 27 से 7 5 12 हाथ में 3 2 5 1 6 और यहाँ पे यानी 162, यानी ये बोल सकते हो भैया 6 बार में जा सकते हैं, यानी 27 का 6 बार यानी पॉइंट, यानी 26 से स्टार्ट होगा, 26 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। हमें बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं था भाई, क्योंकि मैंने 5 में चेक किया तो 5 से ज्यादा हो रहा है, 6 7 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, तो 5 मैंने चेक ही कर लिया था, तो एक ही ऑप्शन है 26 खत्म। पॉइंट वॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं होता है, ऑप्शन मारो आगे बढ़ो, इतना टाइम थोड़ी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 15 देखते हैं, 25 कैसे 20 वो क्वेश्चन में है, 25 कैसे हो जाएगा। 15 नंबर पढ़ते हैं, कह रहा है ये 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, नहीं 75 पन्ना लिख सकता है, ठीक है भाई, ये भाई साहब बहुत तेज है, 25 घंटे लेते हैं 75 पेज लिखने में, क्या तेज है भाई बताइए। फिर बोला ए और बी दोनों जब मिलते हैं ना भाई तो 27 घंटे में 135 पेज लिख देते हैं, तो बी 42 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा बताओ, ये भी कोई सवाल है भाई। अगर मैं एक एक घंटा में निकालूं तो ए एक घंटा में कितना लिखेगा भाई बताना जरा, तो बोलोगे भैया 75 घंटे 25 घंटा में 75 लिख रहा है तो 1 घंटा में 3 लिखेगा। अगर दोनों मिल के देखे तो कितना लिखेगा, तो बोलोगे भैया दोनों लोग मिल के देखो तो 27 घंटे में 135 लिखते हैं, तो 27 से डिवाइड कर लो यानी 5 लिखेंगे, यानी दोनों मिल के भाई साहब 5 पेज लिख रहे हैं 1 घंटा में। ए अगर मान लीजिए 3 लिख रहा है और दोनों मिल के 5 बना रहे हैं, तो बोलोगे भैया ए का 3 है और दोनों मिल के 5 लिख रहे हैं, तो बी भाई साहब 2 लिखेंगे। तो यही तो बोला है कि 42 पेज लिखने में उनको कितना टाइम लगेगा बी को, तो बोलोगे भैया 42 पेज लिखना है और भाई साहब हर घंटे में 2 लिखते हैं, तो मालूम है कि भाई साहब 21 घंटे लगेंगे उनको 42 पेज लिखने में। और देखो भाई साहब कहाँ है हमारे पास 21, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमें देखते हैं 16 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 था, सूची मूल्य यानी लिस्टेड प्राइस यानी मार्क प्राइस, ये सारे हमारा होता है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस की बात बोला है, समझ में आई बबुआ, समझते जाना 7600 रुपया। फिर बोला है इस पे 10% की छूट प्राप्त की गई है, इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिसमें इसका शुद्ध विक्रय मूल्य इतना रुपए हो जाए। आपको मालूम है हम एक चीज पढ़ाए हैं, कभी भी अगर हमारे पास मार्क प्राइस दिया है ना, मार्क प्राइस पर अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिस्काउंट यहाँ पे कुछ डिस्काउंट, तो ओवरऑल आता है हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है, यानी हम क्या लगा दिए, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो सीरीज मेथड लगता है। तो बोलोगे भैया हमारे पास 7600 रुपये मार्क प्राइस था, इस पे इन्होंने पहला डिस्काउंट 10% का दिया है, मान लीजिए 10 का चीज़ है, एक का डिस्काउंट यानी 9 में गया होगा, बस बात खत्म। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं मालूम है, मान लीजिए 100 की चीज़ है, दूसरा डिस्काउंट यानी 100 माइनस एक्स का होगा, और ओवरऑल जो इनको शुद्ध विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो बोलोगे भैया 9814 है, खत्म। इतना ही करना था, आपके यहाँ पे कैलकुलेट करिए आंसर निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे देखो 00 से तो 00 खा जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ से काटूँ तो हमें मालूम है कि 19 का 4 गुना कितना होता है 76, 19 का 3 गुना 57, एक आ गया 11, फिर एक जीरो बैठा लेंगे तो 114 होता है, 19 का 6 गुना 114 होता है। अगर इसको मैं इससे काटूँ 9 से, तो बोलोगे भैया 9 3 27, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 चौका 36 हो गया। अब इसको 2 से काट लो, 2 बार में, 2 से काट लो 5 बार में, फिर ये 2 काट देगा इसको 17 बार में, तो ये 5 जाकर 17 में गुणा हो जाएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे आपको बचता है 100 माइनस एक्स, और 5 जाके उधर गुणा होगा तो 17 5 85 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, तो बोलोगे भैया 50, या तो x को उधर भेज दो तो 100 में से 85 घटा दोगे तो 15% आ जाएगा, x यानी दूसरा जो डिस्काउंट था 15% का था, ऑप्शन नंबर सी खत्म। फिनिश बाय फिनिश, टाटा बाय बाय फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपए हो जाती है। बहुत बढ़िया सवाल, देखो एकदम 1 सेकंड में बना लोगे। हमें मालूम है कि 500 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल है भाई, 2 साल में कितना हो रहा है, यानी 600 हो रहा है, बहुत बढ़िया। यानी ब्याज कितना मिला 2 साल में, तो 100 रुपया मिला है। फिर बोला यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, यानी जब हमारा रेट आधा हो रहा है
तो बोला है दी गई 2 वर्षों में 500 रुपए की राशि कितना होगी। आपको उसी दिन पढ़ाया था इसके पहले वाला सेट में। कभी भी अगर मान लीजिए रेट है हमारे पास कुछ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे ही रेट आधा हो जाएगा तो हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। तो बोलोगे भैया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 500 और 600 के बीच में सिंपल इंटरेस्ट 100 था, तो भाई साहब रेट आधा तो सिंपल इंटरेस्ट आधा, यानी सिंपल इंटरेस्ट अब 50 हो गया। तो बोला है 500 की राशि कितना हो जाएगी, यानी भाई साहब हो जाएगी, यानी कोई राशि इतने सालों में इतना हो रही है, यानी अमाउंट की बात बोला है। तो अमाउंट होता क्या है भाई, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल में हम भाई साहब ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट आता है। प्रिंसिपल हमारे पास 500 था, ब्याज हमारे पास 50 था, तो अमाउंट हो जाएगा 550। और 550 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। इतना लिखना जरूरी था क्या, हमें मालूम है कि प्रिंसिपल में हम ब्याज ऐड करते हैं तो क्या होता है, अमाउंट आता है। अमाउंट निकालना था, 500 की चीज था, 50 ऐड कर दोगे 550, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे भैया बेसिक से बना दो यार इसको। ये तो पूरा ये तरीका होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए हमारे पास क्या दर भी अगर मान लीजिए क्या होता है, टाइम सेम दे दे, ठीक है, और उसके वजह से जैसे रेट कम होता है, रेट 2 गुना होगा तो कहीं ना कहीं ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाता है। अगर रेट कहीं ना कहीं आधा होता है तो ब्याज भी आधा होता है। रेट 10 गुना होगा तो ब्याज भी 10 गुना होता है। बिकॉज हमारा क्या होना चाहिए, तो समझो कि टाइम भी सेम होनी चाहिए। एक ही प्रिंसिपल की बात बोलता है तो डायरेक्ट बना लेंगे, ये तरीका होता है। बट एक जो बेसिक तरीका होता है कि नहीं भैया हमें तो बेसिक ही पढ़ना है, इतना आप शॉर्ट में उड़ाओगे तो हमसे ना हो पाएगा बाबू, तुम बेसिक बना के दिखाओ। तो लो भाई साहब बेसिक बना देंगे, डरते थोड़ी हैं क्या, शुरू ही तो बेसिक से किए हैं तभी तो एडवांस लेवल तक जाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल 500 था, ये 600 हो गया है। हमें मालूम है कि भाई साहब ब्याज निकालते हैं तो क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हो तो ब्याज आता है। तो बोलोगे भैया यहाँ पर ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल हमें मालूम है कि 500 है, ये भी तो नहीं लिखना पड़ेगा ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अगर ये अभी भी लिख रहे हो ना भाई तो जीवन बर्बाद है, याद होना चाहिए। प्रिंसिपल हमारा ये है, रेट हमें नहीं मालूम है, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए, और बट्टे में 100 हो गया, खत्म। काटो भाई, बोलोगे भैया 00 से 00 खत्म, 5 दूना 10 से डायरेक्ट कट जाएगा 10 बार में, तो जो रेट आ जाएगा हमारे पास 10%। अब क्वेश्चन में बोला ये रेट आधा हो जाना, नहीं रेट अब 5% हो जाएगा। रेट जब 5% हो जाएगा तो हमें ये बताओ अमाउंट बताना है, तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल हमारे पास 500 दिया है, ये दिया है देखो 500 दिया है हमारे पास, रेट हमारे पास 5% आ गया, टाइम 2 साल है, और बट्टे में 100 हमने लिख लिया। तो बोलोगे भैया 00 से 00 खत्म, 5 25 और 2 50, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 50। और पूछा है हमसे भाई साहब क्या अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में हम ब्याज ऐड करते हैं, तो अमाउंट आता है तो 550 हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। बताओ ये है बेसिक, ऐसे बनाया जाता है बेसिक ये निकाल के। और ये है तरीका 1 सेकंड में उड़ाने का। दोनों तरीका बताता हूं, सब तरीका बताता हूं कि जो एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद हो, ना कि पूरा हम बेसिक बेसिक सीखें। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, राम और श्याम की आय का अनुपात 3 और 4 है। बढ़िया सवाल है, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, देखना इसमें क्या घुमाया है, 3 और 4 है, बहुत बढ़िया। और उनके व्यय का अनुपात जो है हमारे पास 5 और 7 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है तो श्याम की आय और राम की जो है हमारे पास व्यय का अंतर बताना है। ध्यान से पढ़ते जाओ। बोला है भैया यहाँ पे इनकम की बात बोला है, उसके बाद से इनकम देखूं तो बोलोगे भैया 3:4 है। उसके से एक्सपेंस जो है इनका व्यय है, उनका भी रेशियो दे रखा है 5:7। अब अगर सेविंग की बात करूं तो 1000 रुपये ये भी बचा रहे हैं भाई, और 1000 रुपये ये भी बचा रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, बोलोगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो पहले इन दोनों को गुणा करते हैं 5 और इसके बाद से 4 से, 5 का 20 7 तरीके का डिफरेंस किया हुआ, तो बोलोगे भैया एक यूनिट कितने को दर्शाता है, फिर इन दोनों को गुणा करके डिफरेंस, यानी 7000 5000 यानी 2000, यानी 7000 5000 का डिफरेंस 2000 आया, तो एक का मान आ गया 2000। अब सबका मान लिखते जाओ। बोलोगे भैया ये हमारे पास राम भाई सब थे, ये श्याम था, तो अगर राम की मैं जब इनकम की बात करूंगा ना तो 2000 यानी 2 3 6000 आ गया इनका इनकम। ठीक है भाई इनकम, लेकिन हमसे ध्यान से देखते जाओ पूछा क्या है, मैं हाईलाइट करता हूं। हमें बताना है श्याम की आय, क्या बताना है भाई, बोलोगे भैया श्याम की आय, तो हमें राम की आय की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आय क्यों निकाले, हम श्याम की डायरेक्ट निकालते हैं, श्याम की आय क्या होगा। तो बोलोगे भैया श्याम की आय जब हमने निकालूंगा तो 2000 है, श्याम का मान कितना है, तो 4 दूना 8000 हो गया श्याम का आय। ठीक है भाई, यानी श्याम का इनकम हो गया 8000। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछा है किसका, तो बोलोगे भैया राम का एक्सपेंडिचर पूछा है। देखो कहाँ पूछा है ये, तो बोला है राम का व्यय निकालना है। अब राम का व्यय कैसे निकालोगे, तो राम का आपने क्या निकाला था भाई साहब, इनकम। इनकम में से सेविंग घटाएंगे, हमें मालूम है कि इनकम में से अगर मैं सेविंग घटाऊंगा तो हमारा क्या आएगा, तो बोलोगे भैया इनकम में से सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। इनकम कितना था, एक का मान 2000, तो राम का इनकम कितना हो गया 6000। और ये बचाते कितना थे, तो बोलोगे भैया 1000 रुपया बचाते थे, तो हमको मालूम है कि 1000 जब बचाएंगे तो 6000 में से 1000 बचाएंगे, नहीं 5000 इनका व्यय आ जाएगा। तो जो राम का एक्सपेंस यानी व्यय आ गया 5000।
निकल गया भाई, इतना लिखने की जरूरत था बिल्कुल नहीं, समझना था आप लोगों को। फिर बोला है इनके अंतर बताना है, अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर। तो अंतर ज्ञात करना है तो देखना जरा, बोलोगे भैया यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे 8,000, यहाँ पे कितना है तो 5,000। अंतर की बात बोला है तो 8,000 और 5,000 का अंतर यानी 3,000 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बोलो भाई मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को हर जगह पर फैला दो, बता दो कि भैया जो एसएससी का जो समझो ये जीडी का प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। आप ये मत समझो कि मॉक का एनालिसिस करा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, समझ लो और उस हिसाब से करो, देखो धुआं धुआं कर दोगे। आओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। बहुत बढ़िया, इनका कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो ये हमारे पास वर्ग हो जाएंगे और ये हमारा आयत हो गया। इनका जो एरिया है ना बराबर दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। आगे पढ़िए, बोला है कि आयत की लंबाई जो है हमारे पास है ना, वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखो वर्ग की भुजा जो मैं मानता हूं एक्स है, इनसे इसकी लंबाई जो अधिक है एक्स प्लस 10 से इसकी लंबाई। आगे वाला लाइन पढ़ लीजिए। फिर बोला है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। किससे भाई सब, तो आयत के भुजा से वर्ग के भुजा से 5 कम है इसका चौड़ाई, तो x माइनस 5 हो गया, बस बात खत्म। बोला है कि आयत का परिमाप बताओ, तो सबसे पहले इनका हम लोग एरिया बराबर बोला है तो एरिया बराबर कर दो। वर्ग का एरिया होता है एक्स स्क्वायर, इनका एरिया होता है एल इंटू बी, तो बोलोगे भैया एल का मान एक्स प्लस में 10 से और इंटू में हो जाएगा भाई सब एक्स माइनस में 5। निकालो भाई, तो बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स में एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बस बात खत्म। एक्स में माइनस 5 से गुणा करोगे तो बोलोगे भैया माइनस 5 होगा। 10 में एक्स से गुणा करोगे तो प्लस का 10 एक्स हो जाएगा। उसके बाद से 10 में माइनस 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, बराबर के इधर होता है तो सब खत्म, ये खत्म। अब देखो माइनस 5x प्लस का 10x, तब बोलोगे भैया 5x होता है, तो मैंने इस 5x को इधर खींच लाओगे, इधर 5 को उधर छोड़ दो, इस माइनस 50 को इधर खींच के लाओगे तो प्लस का 50 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x। इससे 5 से काटोगे तो x का जो मान आएगा वो 10 आएगा। जब x का मान 10 आएगा तो पुट कर दो, तो बोलोगे भैया x का मान 10 आएगा तो हमारे पास जो इनका आएगा 10 में 10 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा इनका भाई लेंथ, और 10 में 5 ऐड करोगे तो 5 होगा इनका चौड़ाई यानी ब्रेथ। हमसे पूछा है कि आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया 2 इंटू में l प्लस में b, तो 2 हो गया। l और b का मान 10 25 देखो सॉरी 20 और 5 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 25, 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 आएगा परिमाप, और 50 का है तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो मेंसुरेशन का सवाल ना बहुत इजी आता है, लल्लू से सवाल आता है, बस बढ़िया से पढ़ते जाओ। और ये तो बहुत ही 2D का सवाल है, 2D मेंसुरेशन का सवाल है, कितना सिंपल तरीके से बना लिया। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हमारा कार्य कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये आज का सेट का हमारा लास्ट सवाल है। पढ़ो भाई, कह रहा है एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 रुपए है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। बहुत बढ़िया। यदि पोशाक 10% के लाभ पर बेची जाती है तो पोशाक पर अर्जित लाभ बताना यानी प्रॉफिट बताना है। जानते हो कभी भी अगर अंकित मूल्य आ गए, प्रॉफिट भी आ गया, उसमें सेलिंग प्राइस भी दे दिया, उसमें कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हम डिस्काउंट में पढ़े हैं 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा, यानी हम डिस्काउंट में क्या पढ़े हैं, तो बोलोगे भैया एमपी एसपी सीपी, यही तो पढ़े हैं भाई। अब एक एक लाइन पढ़ते जाओ, हमें पैसा से जरूरत नहीं, परसेंटेज पकड़ो। बोला है क्या, एक पोशाक का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्या अधिक है भाई, अंकित मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो बोलोगे भाई 25% का फर्क समझ लो 1/4। अगर सीपी 4 था तो इससे 1 अधिक हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है। अब आगे वाला लाइन पढ़ो। फिर बोला है यदि पोशाक 10% के लाभ पर बेची जाती है, अब बोलोगे भैया 4 का 10% कितना होगा, तो एक अंक के बस से पॉइंट लाइन 0.4, यानी 0.4 होगा तो 4 में 0.4 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 4.4 हो जाएगा इसका क्या भाई साहब, सेलिंग प्राइस, क्योंकि अधिक है, यानी इसका 10% 0.4 ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पोशाक पर अर्जित लाभ ज्ञात करना है, अंकित मूल्य हमें इतना दे दिया है, तो बोलोगे भैया जो 2340 है वो कितने का मान है, तो अंकित मूल्य यानी 5 का मान है, और हमें कहीं ना कहीं ये बताना है पोशाक का अर्जित लाभ यानी कहीं ना कहीं 0.4 का मान बताना है, 4 से 4.3 0.4 का मान बताना है। तो बोलोगे यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो 1 0 तो 1 0 को खा जाएगा, पहले गुणा कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। 4 चूके 16 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 936 बट्टे में 5। कभी भी जब नीचे 5 है ना भाई, तो ऊपर वाले संख्या का 2 गुना करके एक अंक से पॉइंट लगा देना। तो बोलोगे 6 दूना 12 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 आ गया, 9 दूना 18 1 19 आ गया। 9 दूना 18 1 19 क्यों होगा, 3 दूना 6 ही तो होगा। देखो यहाँ पर देखो पहले 2 से गुणा करो, 6 दूना 12 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पे एलसीएम थोड़ी आएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और एक अंक के बाद से पॉइंट लगाएंगे यानी 187.2 आ जाएगा भाई साहब अर्जित लाभ 187.2 ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पॉइंट के बाद से जीरो का वैल्यू होता नहीं है, लिखो या ना लिखो, बस बात खत्म।
तो ये रहा भाई साहब टोटल आज के आप लोगों का कितना सवाल, तो बोलोगे भैया 20 सवाल हमने कंप्लीट करा दिया। अब इसका जो प्रिंटेबल मतलब क्लास नोट्स पीडीएफ है एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद से हमारे आएंगे जॉनी सर के बाद से आएंगे हमारे पास कौन, तो आशु सर। तो चलिए यहाँ से अब होता है शुरू हमारा रीजनिंग। धन्यवाद भाई। चलिए तो रीजनिंग देखते हैं, इस लाइव टेस्ट में आपने कैसा प्रदर्शन किया और कैसे क्वेश्चन थे। चलिए तो अच्छे क्वेश्चन थे सारे ही, कुछ क्वेश्चन थे जो तुम्हें उन क्वेश्चनों में ज्यादा समय नहीं देना था, उन्हें देखकर स्किप करना था और आगे बढ़ना था, कुछ क्वेश्चन को साथ साथ भी करना था। चलिए तो मैं उसी अप्रोच के साथ आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कि कैसे तुम क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा करोगे। ठीक है भाई, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो ये है दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा मिरर इसमें, अरे हमारे एडिटर ने भाई इसमें मिरर हटा दिया, ये मिरर इस साइड लगा हुआ है। ठीक है भाई, इसमें मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब इसमें मिरर यहाँ पे लगा हुआ, तो तुम्हें क्या करना है, बस ये देखना मिरर इमेज का मतलब मैंने बताया पहले भी कि ये साइड चेंज होगी, ये साइड चेंज होगी, बस ये इस तरह से आएगा। तो ये जो पार्ट है ये इस तरफ आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है भाई, तुरंत देख लोगे तुम। अब इसमें देखो, इसमें भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं क्या, बस ये पार्ट घूमेगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे और नीचे रहेगा। ठीक है, तो यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि इसने ये साइड चेंज कर दी, ये साइड चेंज नहीं होंगी, ऊपर से नीचे चेंज नहीं होंगी, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है भाई, तो ये ऐसी कैसी रहेगा। चलिए, तो यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या करना था, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल इजी तरीके से। इसने पेपर को पहले इस तरह से फोल्ड किया है। ठीक है, पेपर का फिर एक कॉर्नर ऐसे फोल्ड किया है, तो भाई जब ऐसे फोल्ड किया दो बार होगा, अरे फिर जो ये तीसरा पार्ट ये कॉर्नर था इसने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, लास्ट में इसने यहां दो बॉक्स बनाए हैं, तो ये दो बॉक्स तो यहां हो गए, और जब इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स यहां बन जाएगा। ठीक है, इस पेपर को इस साइड अनफोल्ड करेंगे तो एक यहां पे बॉक्स बन जाएगा। तो ओवरऑल देखा मैंने हाफ पेज में, इस हाफ पेज में 4 बॉक्स आने चाहिए। ठीक है भाई, हमें एक साइड हाफ पेज में 4 बॉक्स आने चाहिए। तो देखो इसमें भी नहीं है 4 एक साइड में, यदि मैं हाफ करके देखता हूं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। अब देखो इसमें मैं हाफ पेज करता हूं तो इसमें 4 बॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 बॉक्स आ रहे हैं, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा इसमें सोचना नहीं कुछ भी, बस ये देख लो कि यहाँ पे दो बॉक्स बन रहे हैं, तो इस साइड एक जाएगा, इस साइड एक जाएगा, नहीं एक साइड में 4 बॉक्स रहेंगे, हाफ पेज में 4 बॉक्स रहेंगे, तो 4 बॉक्स जहां पे है उसे ही देख लो, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और ज्यादा ऑप्शन में नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या करना भाई, देखो साइनों का इंटरचेंज करना है। यदि प्लस के लिए हम डिवाइड, मल्टीप्लाई के लिए माइनस, और माइनस के लिए डिवाइड के लिए ऐड यानी प्लस, और माइनस के लिए मल्टीप्लाई लिखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, सही समीकरण बताना। तो बस साइनों का इंटरचेंज करना। अब सारे हमें साइन भी इंटरचेंज नहीं करके देखने, 4 ऑप्शन है, चारों के चारों हमें चेक नहीं करने, हमें ये देखना कहां पे लग सकता है। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो इसमें तो प्लस है ही नहीं, तो इसे छोड़ दो, एक बार के लिए इसे छोड़ दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में प्लस है, अब मतलब प्लस की जगह हमें क्या करना है, डिवाइड। ठीक है भाई, डिवाइड कर दिया, 9 × 72 8 आ गया, और माइनस की जगह हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। तो अब 8 की गुणा, भाई बोडोमस का नियम तुम्हें पता है, हमें यही तो पता है भाई, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करनी है। 13 × 8 104। ठीक है, 13 × 8 104, और लाना कितना है हमें, 80, यानी कम लाना, ये तो ज्यादा संख्या होगी। ठीक है, और देखो डिवाइड की जगह भी क्या है, प्लस, ये जुड़ेगा यानी बड़ी संख्या होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब तीसरा देखो, फोर्थ में भी देखो ज्यादा बड़ी संख्या जा रही है, 160 नहीं जाएगी। ठीक है भाई, अब इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। प्लस की जगह क्या लिखना है हमें, प्लस की जगह लिखना है डिवाइड। हाँ जी, 4 × 9 36, 9 आगा। ठीक है भाई, माइनस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या करना, माइनस। ठीक है भाई, तो 9 × 3 = 27, और 27 माइनस के 4, 27 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 23 हमारा सही उत्तर है। 23 ही हमारा यहाँ पे इक्वल में आ रहा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ऑप्शन भी वो चेक करने हैं जिनसे हमें पॉसिबिलिटी लगे कि हाँ इससे आंसर बन सकता है। जिसमें लगे कि यार ज्यादा ही बड़ी संख्या बन रही है, ठीक है, ज्यादा छोटी संख्या आ रही है, तो हम उससे खेलेंगे ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन भी वो चेक करो जिससे हमें लगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, ओड वन आउट बताना, कौन सा इसमें से अलग है। ठीक है,
कौन सा इसमें से अलग है, अलग बताना। तो अलग कैसे करेंगे इसमें, हमने देखा भाई हमें प्लेस वैल्यू सबको पता है। अब मैं देखो इतनी बारीकी से चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैं टेस्ट का तुम्हें एनालाइज करा रहा हूं, तो तुम्हें बारीक से नहीं बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू तुम्हें बताऊं, मैंने और क्लास में प्लेस वैल्यू बताया हुआ तुम्हें, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू बताया हुआ तो हमें इतना पता होगा कि H8 8 3 11 11 3 14, ठीक है, यानी +3 हो रहा है, +3 +3 8 3 11 3 14, 16 3 19 3, 16 3 19 3 22 होना चाहिए भाई। 16 में 3 जोड़ेंगे 19 और 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होना चाहिए। लेकिन यहाँ W कितने पे आता है, W आता है 23 पे, ठीक है। तो यानी ये मुझे अभी तक अलग लग रहा है। यहाँ पे देखा +3, यहाँ पे सारों में +3 हो रहा फर्स्ट वाले में, ठीक है भाई। अब थर्ड में देखते हैं 10 3 13 13 3 16, यहाँ भी +3 3 हो रहा है। 17 3 20 20 3 23, यानी यहाँ पे भी +3 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बी ऑप्शन ऐसा है जो अलग है इसमें, यानी यहाँ पे 19 4 23 होना चाहिए, ठीक है। 19 4 23 W 23 पे आता है, तो हमारा बी अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा भाई। सी पूछ रहा है। अब देखो सारे मैंने पहले क्वेश्चन तुम्हें कराए जो हैं क्लास में भी, वो यही बोलता हूँ कि प्लेस वैल्यू, ठीक है, जितने भी तुम्हारे एनालॉजी के हो, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हो, ओड वन आउट हो, ठीक है, वो सारे ही ऐसे हैं। यदि प्लेस वैल्यू याद है ना तुम्हारे, तो 4 चैप्टर तुम्हारे एकदम से अच्छे हो जाएंगे और क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में अप्रोच आ जाएगी कि हाँ इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगी, ठीक है। यदि प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अब देखो 10, इसमें भी क्या है, बेजोड़ यानी ओड वन आउट ही बताना है, ठीक है भाई। ओड वन आउट ही बताना अलग कौन सा होगा। तो मुझे एक चीज दिख रही है इसमें भाई, क्या है 10 और यहाँ 101, तो यदि मैं 10 का स्क्वायर करूं 100 में 1 जोड़ूंगा तो 101, यहाँ 3 का स्क्वायर करूं 9 में 1 जोड़ूंगा 10 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा 49 में 1 जोड़ूंगा 50 आ जाएगा। तो यही देखा मैंने लास्ट के 3 ऑप्शनों में स्क्वायर कर रहा हूं और +1 कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं +1 कर रहा हूं, ठीक है भाई। स्क्वायर +1 है, तो और यदि यहाँ पे देखो स्क्वायर करूं 5 का स्क्वायर 25 +1 करूंगा तो 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 31 है। यही अलग है, यही अलग है, यही आउट मतलब ओड है, ठीक है। और हमें यही बताना है कि कौन सा इसमें ओड है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट के तीनों ऑप्शन में सेम पैटर्न लगा हुआ है। 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताना, ये बताना कौन से एक दूसरे के अपोजिट हैं। भाई ओपन डाइज का क्वेश्चन है। ओपन डाइज में मैंने बताया हुआ कि कैसे हम अलग निकालेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट निकालेंगे। तो एक दूसरे के अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट छोड़ते हैं, मतलब अल्टरनेट को लेते हैं। एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा भाई 5, और 4 के अपोजिट ये हो जाएगा बाहर बाहर वाला, 4 के अपोजिट 3। अब यदि ये हो ऑप्शन में जिसमें इस तरह का पैटर्न बन रहा हो तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 6 है, 1 6 नहीं, 1 और 6 अपोजिट नहीं है। ये तो यही पूछ रहा ना, एक दूसरे के विपरीत कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 4, हाँ जी 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, 3 और 4 एक दूसरे। 6 और 3, 6 और 3 नहीं है, ठीक है, 6 और 3 नहीं है, और 4 5 भी नहीं है। तो यानी कौन सा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें भी तुम्हें ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देखोगे, हाँ हमें पता है 1 6, 1 के अपोजिट 2 है, 1 के साथ 2 नहीं है, ठीक है। 6 के अपोजिट 5 है, 6 के साथ 5 होना चाहिए यदि विपरीत तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। 4 के अपोजिट 3 है, 3 होना चाहिए, तो जो कि नहीं है, ठीक है। तो बस हमें देखते ही करना, इसमें कोई लिखने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ठीक है, ना है और ना ही होनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में कैसे करोगे इसको तुम, मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें सबसे इजी क्या सोच सकते हो, सबसे मतलब आसान क्या सोच सकते हो वो सोचना तुम्हें। भाई 6 से 12 है, ठीक है भाई, हाँ मुझे पता है भाई 6 दूनी 12 होता है, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन 12 से 13 हुआ तो 12 दूनी तो हम मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, लेकिन जुड़ रहा है एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 13 दूनी 26 और यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे +1 हो रहा, 27 दूनी 54, यानी क्या हो रहा इसमें रूल, मतलब क्या पैटर्न लग रहा है, मल्टीप्लाई 2 और +1। अब 54 अरे कितना हो जाएगा 55 +1, तो 55 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मतलब बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। 8वां देखो, ये भी क्या है, ये भी क्या है भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा, उसमें क्या था कि भाई इसमें क्या था, तुमने देखा मल्टीप्लाई 2 +1, मल्टीप्लाई 2 +1 सब में सेम पैटर्न था। इसमें देखते हैं क्या होता है, 5 दूनी यदि मैं 10 करूं, भाई 5 4 9, 9 और 7 16, मतलब डिफरेंस करूंगा तो कुछ मुझे अलग नहीं दिख रहा। लेकिन यदि मैं मल्टीप्लाई करूं इनकी, 5 दूनी 10, ठीक है,
और माइनस के 1, 9 दूनी 18 माइनस के 2, ठीक है भाई, 16 दूनी 32 माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है, 29 मल्टीप्लाई टू, और जो मतलब जो जिस नंबर का मतलब पैटर्न है, जिस नंबर की मतलब अंक है, उसी वही नंबर हमें माइनस करना, ठीक है भाई। 5 मतलब 5 दूनी 10, पहले -1 -2 -3 -4, तो 29 दूनी 58 माइनस के 4, 29 दूनी 58 माइनस के 4, 58 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, ठीक है भाई, 54 हमारा, 54 विल बी द राइट आंसर, यानी ए हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझे बात को। चलिए देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। इस तरह के क्वेश्चन में जरूर फंसते हो, पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया यदि तुम्हारे यहां कितने बॉक्स दे रखे, 1 2 3 4 5, 5 दिए हो, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड का थर्ड से पेयर मतलब रिलेशन देखो कैसे बना हुआ, जो रिलेशन सेकंड का थर्ड से बना हुआ है वही रिलेशन तुम्हें लगाना है किससे, फोर्थ से फिफ्थ का, ठीक है, वही रिलेशन बनाना फिफ्थ का फोर्थ से, ठीक है भाई, बात समझे। तो इसमें क्या करोगे, देखो भाई, मैं यदि देखूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यदि मैं इस पूंछ, इस उल्टे 8 की, ठीक है, वर्डों को समझना, इसकी मैं पूंछ पकड़ूं और इसे यहां उठा के ले जाऊं, यहां इधर खींच दूं, ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है, बीच में आ जाएगा ये इज नॉट इक्वल टू, और लास्ट में आ जाएगा यहां पे क्या, डॉलर, ठीक है भाई, यानी मैंने ये नीचे से ऐसे खींची, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दी, ठीक है भाई, ऐसे। अब हमें यही रिलेशन बनाना इसके साथ, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है, इसमें नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड को हमें कन्वर्ट करना, तो ऊपर की साइड को कन्वर्ट करना है भाई, तो क्या करेंगे, अब इसमें तो हमारे यहाँ नीचे था तो इसलिए हमने क्लॉकवाइज चलाया, अब इसमें ऊपर है तो तुम इसे अपोजिट चलाओ, ठीक है भाई, अपोजिट चलाओ। तो भाई जब मैं इसे यहां से ऐसे खींचूंगा तो लास्ट में ये आ जाएगा सी, ठीक है, लास्ट में सी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बी, ठीक है भाई, लास्ट में सी, यहाँ बी। तो बस अब ऑप्शन चेक करो एक बार, ऑप्शन चेक करो, दिख रहा है कोई, नहीं, ये तो ऊपर है, ये होगा ही नहीं, ये भी ऊपर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये मैं ऐसे खींचता हूं तो ये हो जाएगा सी बी, और ये ए आ जाएगा, सी बी ए एक तरफ आ जाएंगे, ये तीनों जो हैं ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये नीचे आ जाएंगे क्योंकि मैंने इस तरफ से खींचा है, ठीक है भाई, बात समझे। तो इस तरह से तुम फिगर सीरीज को भी आसानी से कर सकते हो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग मतलब बच्चे मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन गलत ही करते हैं। चलिए भाई 10वां क्वेश्चन देखो भाई, 10वें क्वेश्चन में क्या बन रहा है, तो अब ये भी देखो, ठीक है, ये मिसिंग इसमें लेटर है, ठीक है, मिसिंग लेटर सीरीज है, तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, देखो एन ओ यहां पे छूटा हुआ है, ए सी यहां पे ब्लैंक है, ठीक है, तो अब देखो क्या हो सकता है, आर सी डी, मैंने बताया तुम्हें जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो तुम ये देखो कि एक साथ कहां पे बना हुआ है, आर सी डी, इससे कुछ मिल रहा है, आर एस, तो इससे भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो एक बार क्या देखो तुम, एक बार ऑप्शन की तरफ देखो, ठीक है, पी से स्टार्ट है सारे, पी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, पी बी को मत देखो, तो अब देखो, लेकिन मैं एक चीज देखो, यदि एम एन सॉरी एन ओ, और यदि मैं पी करूं, यदि पी से स्टार्ट है पी, अब ये एक पूरा पेयर बन गया, यदि मैं देखूं ए बी और सी, ये एक पूरा पेयर बन गया, तो यानी पी बी आगे, ठीक है, एनओपी ए बी सी। अब यहां देखो ये पी से फिर स्टार्ट है, पी क्यू आर, ठीक है भाई, बात समझे, पी क्यू आर, और ये थर्ड वाले से स्टार्ट है सी डी ई, ठीक है, अब ये फिर आर से स्टार्ट है, पेयर पूरा बन गया, आर एस टी, ठीक है भाई, ये पूरा पेयर बनेगा। अब यहां ई से फिर स्टार्ट है ये ई एफ जी, लास्ट में एफ होना चाहिए, लास्ट में एफ होना चाहिए, लास्ट में एफ एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, मतलब देखो एक बार पकड़ो, ठीक है, एक बार पकड़ो और उससे हमें पूरा पैटर्न बनता चला जाएगा, ठीक है, पूरा पैटर्न बनता चला जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है भाई, लास्ट में एफ आ जाएगा, बात समझे। तो इस तरह से हम इसे इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें कुछ यूनिक पैटर्न नहीं लग रहा, अदरवाइज हम इसे जैसे यहाँ पे एक साथ दिए थे तो हम इससे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ ये आर सी डी आर सी डी आर एस यही रिपीट हो रहा बार बार, तो आर के साथ यहाँ सी आ रहा, आर के साथ यहाँ एस आ रहा, इसलिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अदरवाइज मैंने तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट हिट भी बताया कि तुम कैसे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ देखते हैं, यदि मैं एक थोड़ा सा इसके बारे में सोचता हूँ, एम एनओपी सारे में पी ऑप्शन है, पी से स्टार्ट है, तो और यहाँ पे ए है तो ए के साथ सीरीज आएगी, ए बी सी एम एनओपी, ठीक है, इस तरह की इसमें सीरीज बनेगी। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, ठीक भाई, लेटर सीरीज में देखो, अब इसमें क्या बन रहा है भाई, देखो यहां पे कोई मतलब
क्वेश्चन मार्क है, यहां पे क्या वर्ड आएगा भाई। अब इसमें भी हम सारे को चेक नहीं करेंगे, सारे को चेक नहीं करेंगे। यहां देखो क्या हो रहा, बी ई, ठीक है, और यहाँ के आ रहा, यानी कुछ ना कुछ इसमें जुड़ रहा है। तो एच को तो चेक मत करो, एच पी एच फर्स्ट वाले को चेक मत करो क्योंकि सभी में सेम है। लेकिन यदि मैं दूसरे को देखूं, दूसरे को भी मैं चेक करो, ठीक है। तीसरे को देखो, तीसरे और मतलब तीसरे और लास्ट को देखो, ठीक है। देखो यहां देखो तीसरे को, एफ आई, यानी एफ 6 पे, आई 9 पे, तो कितना जुड़ रहा है 3, ठीक है भाई। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 होना चाहिए, 12 3 15, 15 है तीसरे नंबर पे, 15 है तीसरे नंबर पे भी, ठीक है, 15 पे वो है। तो यहाँ एल 12 पे क्या होता है एल, यानी तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। एल किस ऑप्शन में, एल इस ऑप्शन में नहीं है, पी है और इसमें नहीं है, यहाँ पे एल है और ये ए और सी में है। अब लास्ट का और देख लो, डब्लू टी, यानी क्या हो रहा माइनस, डब्लू से टी जा रहा है, डब्लू से टी पे आ रहा है, माइनस के 3, फिर क्या है, फिर -3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, तो डब्लू माइनस मतलब डब्लू में से 3 घटाएंगे तो 20 बचेगा टी, ठीक है, और टी में से भी 3 घटाएंगे 17, 17 पे क्यों, और 17 में से फिर क्यों 3 घटाएंगे तो 14, ठीक है 14। तो यानी अब देखो 14 पे क्या है, 14 पे तो है ये, लेकिन हमें बताना क्या है, क्यों, क्यों के साथ बताना, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 पे दिया है इसने, ठीक है। तो यानी अब दो ही डिजिट, दो ही अल्फाबेट हमने चेक किए और दो से ही हमारे आंसर निकाल दे, पूरा चेक मत करना, ठीक है भाई। एफ में 3 जोड़े आई आगा, आई में 3 जोड़े 12 आगा, ठीक है, 12 पे एल, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। इस तरह से हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है भाई, समझे बात को। चलिए 12वां क्वेश्चन देखो, 12 कैसे करोगे तुम, 12 कैसे करोगे, इसमें भी देखो वीटीपीएम, वीटीपीएम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया गया, सीजी एनके को 73 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो एमवीएलसी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, एमवीएलसी का कोड बताना क्या है। तो भाई हमने देखा वीटीपीएम के लिए मैंने जीडी जो क्वेश्चन कराए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी कराए थे, ठीक है। अब हमें पता एक नंबर बना दिया, ठीक है, एक वर्ड का एक नंबर में कोड बना दिया, तो हमें ये पता है या तो इसकी प्लेस वैल्यू सीधे से जोड़ के इन्होंने जोड़ा है, या अपोजिट साइड का जोड़ रखा है इन्होंने, अपोजिट साइड के लेके, ठीक है, अपोजिट साइड की प्लेस वैल्यू लेके जोड़ दिया, तो या तो ये है या सीधी साइड से, इतनी पता है क्योंकि सबका सम आ रहा, जोड़ आ रहा है। अब इसमें एक समस्या है कि भाई यदि हमने मान लो सीधी साइड से जोड़ा और आंसर में क्या करा, मतलब क्वेश्चन में क्या बन रहा हो लॉजिक, अपोजिट साइड से, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जीडी की जब क्लास कराई थी उसमें भी बताया था कि क्या, कि तुम बस जोड़ दो, यदि तुम्हें दिमाग में सीधी तरफ से इजी लग रहा हो जोड़ना तो सीधी तरफ से जोड़ दो, यदि अपोजिट साइड से जोड़ना इजी लग रहा हो तो अपोजिट साइड से जोड़ दो, बस जहां से तुम्हें आसान लगे वो जोड़ दो, ठीक है। और फिर जोड़ने के बाद आंसर नहीं आ रहा हो तो फिर उसके लिए बताऊंगा। अभी देखो 22 और यहां क्या, ये कितने पे 22, ठीक है, टी 20 और पी 16 और ये कितना हो जाएगा 13। अब हमें पता है यार ये तो 20 22 और ये 16 13, ये तो बहुत ज्यादा चलेंगे, 37 से ज्यादा चलेंगे, 37 से ज्यादा चलेंगे ये तो, इसलिए 37 से ज्यादा नहीं, मतलब 37 से तो बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम सीधे से नहीं जोड़ रहे, इसे अपोजिट से जोड़ेंगे। लेकिन मैं उसका ही बताऊंगा, यदि तुम मान लो सीधे से जोड़ देते हो और आंसर नहीं आता है तो उसका ही बताऊंगा। यहाँ कितने, ये 5 पे, ठीक है, ये 5 और यहाँ ये 7, ठीक है, और ये 11 और ये कितना 14। अब इन्हें जोड़ो कितना हो जाएगा, 11 14 कितने 25, 25 और 12 7 5 12, 25 12 37, तो हमने ये देखा 37 आ गया, ठीक है भाई 37 आ गया। अब इसमें क्या कर दो तुम, अपोजिट साइड से जोड़ दो इन्हें, भैया हमने देखा अपोजिट साइड से जोड़ा है और अपोजिट साइड से आंसर आ रहा है, तो इसे हम ऐसे जोड़ सकते हैं। तो ये और चलो ठीक है, मान लो तुम अपोजिट साइड से नहीं जोड़ रहे, तुमने सीधी साइड से जोड़ दिया, तो इसमें बता रहा हूं क्या कर सकते हो, 3 होगा, 3 7 और 14 और 11। भाई मुझे इजी लगा इस तरफ से जोड़ना, ठीक है, मुझे इजी लगा, ये मैंने सीधी तरफ से, ये अपोजिट साइड से जोड़ा है मैंने, ठीक है भाई, और ये सीधी साइड से, ठीक है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू सी 3 पे आता है, जी 7 पे, ठीक है, एन 14 और के 11, मुझे ये आसान लगा जोड़ना। 7 3 10 और 11 14 कितने होते हैं भाई, 11 14 कितने होते हैं 25, तो 25 10 कितना होगा 35, ये मैंने 35 जोड़ दिया सीधी तरफ से, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन हमें पता है हमारा आंसर किससे आ रहा है, अपोजिट से, और तुमने जोड़ा सीधा, तो जब ऐसी कोई कंडीशन फंस जाए, और मैंने क्यों करा है यहाँ ने अपोजिट से क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे मैंने लिख के प्लेस वैल्यू लिख के देखी तो मुझे लगा कि बड़ी संख्या जा रही है, तो मैंने छोड़ दिया मैंने।
यहां मैंने क्यों सीधी तरफ से जोड़ दिया, मैंने इसलिए जोड़ दिया सीधी तरफ से क्योंकि मुझे इजी लग रहा है जोड़ना। 7 3 10 14 मतलब 24, ठीक है, 24 11 35, ठीक है, तो मुझे जोड़ना आसान लगा इसलिए मैंने जोड़ दिया। लेकिन आंसर तो हमारा इससे आएगा नहीं, तो बस तुम्हें एक काम करना है जब अपोजिट से निकालना हो, तो यहां लेटर कितने 1 2 3 4 4 है, 4 की गुणा किस में कर दो 27 में, 27 चौका 108, ठीक भाई, 27 चौका 108 मैंने क्वेश्चन में भी बताया था तुम्हें। और 108 में से क्या कर दो, 108 में से 35 घटा दो, 108 में से 35 घटाओगे तो यही बचेगा 73, 108 में से 35 घटाओगे तो 73 बचेगा भाई, ठीक है, 108 में से 73 घटाओगे तो 35 बचेगा, ठीक है। अब हमें लिखोड किसका निकालना, एम, ठीक है, MVLC, ये बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, तुम्हें इतना बस वहां पे इस तरह की चीज सोच लेना है, बस तुम्हें करना नहीं है, करने के लिए मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इससे पहले जो मैंने टेस्ट का सॉल्यूशन कराया था उन्होंने कम समय लिया था, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज्यादा समय ले रहा हूं ताकि तुम चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। अब इसमें देखो क्या तुम सीधी तरफ से जोड़ सकते हो या उल्टी तरफ से जोड़ सकते हो, तो हमें पता है 13 होता है, ये कितना, ठीक है, ये कितना होता है 22, ठीक है, और ये 12 और ये 3, ठीक है भाई, ये सीधी तरफ से जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा देखो 12 3 15, ठीक है, 12 3 15 और 22 22 और 13, 22 13 कितना होगा 35, ठीक है, 35 और 15 कितने हो गए 35 15 50, ठीक है 50, ठीक है भाई। अब 50 हो गई, अब हमारे पास क्या है 50 हो गई, अब हमारे पास क्या है, मैंने सीधी तरफ से जोड़ा लेकिन हमें पता आंसर किस तरफ से आना, उल्टी तरफ से, तो उल्टी तरफ से निकालने के लिए क्या करें, 54 दूनी 27 का 108, 108 में से क्या कर दो 50 घटा दो, ठीक है, 50 घटा दो भाई, तो कितना बचेगा 8 और 5 58, 58 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तुम सीधी तरफ से जोड़ दोगे तो भी आंसर आएगा, उल्टी तरफ से जोड़ोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है, बस तुम्हें याद होना चाहिए 27, अरे देखो इसमें मतलब नंबर भी बड़ा नहीं आते, बस 27 का पढ़ा भाई, 27 दूनी 54 तो तुम्हें याद है ही, ठीक है, 27 81 और मतलब 4 टेबल तक याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा 5 तक, 27 पंजे, बस इतना याद रखो, तुरंत क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अपोजिट से जोड़ दे या सीधी तरफ से जोड़ दे आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखो इसमें क्या बनाया, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन, एनालॉजी में क्या कर रखा है इन्होंने, एच के लिए जी बनाया, एच जी, ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग में तो वी है एन है, इसलिए स्टार्टिंग से मत देखो, ठीक है, तो हम लास्ट से देख सकते हैं, -15 से -1 करा तो एन, तो लास्ट में देखो 4 में से -1 करेंगे सी में भी कितने, सी में भी 3 ऑप्शन है, सी में भी 3 ऑप्शन है, सभी में -1 का रखा है ना, ठीक है भाई। एल में -1 करेंगे तो 11 के आ जाएगा, के सी किस में, अच्छा के सी भी 2 ऑप्शन में है, चलो थर्ड से आंसर मिल जाएगा। आर से -1 कर दो, आर से -1 करेंगे तो यानी 18 में -1 करेंगे 17, 17 पे क्या आ जाएगा क्यों, तो क्यों के सी यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई इसमें देखो क्या हो रहा है, 17 9 132, 17 9 132, ये रहा देखो 17 9 132, 24 8 136, तो ये बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो तुम क्या करोगे भाई, अब हमें पता है 132 है, यदि मैं 17 का स्क्वायर करता हूं 289 जाता है, ठीक है 289, तो ये ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन यदि मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, और 17, अब 81 में थोड़ा सा यदि मैं कुछ जोड़ दूं तो हमारे पास 132 आ सकता है, लेकिन मैं क्या जोड़ूं, तो यदि मैं 17 का कुछ मल्टीपल करूं, ठीक है 17 का मल्टीपल करूं, 17 का मल्टीपल कितना कर दूं 3, 17 17 दूनी 34, 17 की 51, 51 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2 और 8 5 13, 132 आ गया, ठीक है भाई 132। अब ऐसे ही मैं इस क्या करूं, यदि 8 का स्क्वायर 64 और 24 का 3 गुणा कर दो, 24 का 3 गुणा कितना होगा 72, ठीक है भाई, यहां जोड़ेंगे कितना हो जाए 4 2 6, 6 से यही आ रहा आंसर, ठीक है 6, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 136 आ जाएगा। तो अब ये देख लो पैटर्न किस में लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये जोड़ लो, ये देख लो। अब हमें पता है 28 का 3 गुणा करूंगा, 12 का 144, 12 का तो स्क्वायर 144 हो रहा है और ये 140 इन्होंने दे रखा, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे, तुम्हें चेक नहीं करना। जब ये देख लो कि भाई 12 का स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे तो 144 आ ही रहा, तो इसे चेक करने कोई फायदा नहीं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 18 का 3 गुणा करेंगे तो भी ये ज्यादा हो जाएगा, कम रह जाएगा, ठीक भाई 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, लेकिन हम इसमें बी ऑप्शन में देखते हैं भाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 भाई, और यहां देखो और 26 का 3 गुणा करेंगे तो 36 में 3 गुणा जोड़ दो 26 का,
ठीक है, 26 दूनी 52, 26 थी 78, 78 8 6 14, तो ये कितना हो जाएगा 114। ठीक है भाई, तो ये 114 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई इसमें, 114 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यों बार बार इरेज हो रहा है, ओहो। चलिए भाई, ठीक है, तो समझे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। अब देखो इस तरह का ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा शानदार, है शानदार है भाई। एक्स एम ए ई, तो हमें पता भाई हम इन्हें जोड़ लें, इनकी प्लेस वैल्यू रख के देखें 24, ठीक है 24 13 1 और 5। अब इन्हें तुम जोड़ लो या घटा लो या अपोजिट साइड से लिख लो, लेकिन 16 से ज्यादा जाएगा, पक्की बात है 16 से ज्यादा जाएगा ये। अब लेकिन अब हमें क्या कर सकते हैं इसमें, जो 16 लाएं, ठीक है VTNG का भी हमें इस तरह से कोड बताना है। तो जब इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन दिखे और तुम्हें लगे कि भाई ना तो इससे जोड़ने से आ रहा ना अपोजिट से आ रहा, ठीक है भाई, तो क्या हो सकता है। लेकिन यदि मैं देखूं ये 24 है, 24 के मैं डिजिट्स को जोड़ दूं, अंकों को जोड़ दूं मैं, 4 2 6, ठीक है 3 और 1 4, ठीक है भाई, और 5 और 1 6। तो देखो 6 + 4 और ये कितना 6, 6 4 10 6 16, यानी मैंने इसके जो प्लेस वैल्यू है ना इनकी, इन प्लेस वैल्यू के अंकों को जोड़ दिया। ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू के अंकों को जोड़ दिया। तो यहां देखो इसमें भी ऐसे ही करो, 22 20 और n के लिए 14 और g के लिए 7। तो 22 के अंक जोड़ेंगे 2, ठीक है भाई, सॉरी 4, 22 के अंक जोड़ेंगे 2 और 2 4, और 20 के 2 और 4 और 1 5 और ये 7। ठीक है भाई, कितना हो जाए 4 2 6 5 11 7 18, 18 आ गया, अंकों को जोड़े तो 18 आ गया इसमें, 18 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी विल बी द राइट आंसर। चलिए यहां देखो क्या हो रहा है इसमें, 16 क्वेश्चन में देखो इफेक्ट के लिए कोड बनाया है ये, ठीक है इफेक्ट के लिए। इसमें तो कुछ मुझे अलग दिख नहीं रहा, मतलब इससे तो इजी तुम्हें क्या ही क्वेश्चन लोगे तुम, ठीक है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का भाई, देखो प्लेस वैल्यू याद है तुम्हें, प्लेस वैल्यू तो याद होगी ना, प्लेस वैल्यू याद है तो टी के लिए 20 है, ठीक है ई के लिए 5 है, एफ के लिए 6 है, ठीक है सबके पास प्लेस वैल्यू लिख दो। तो आर की 18, ठीक है आर की 18, आर की 2 ही ऑप्शन में 18 है, 2 को काट दो, ठीक है, और एस 19, फर्स्ट 18 लास्ट 19, ठीक है फर्स्ट 18 लास्ट 19, सी ऑप्शन में, सी विल बी द राइट आंसर। इसमें यहाँ देखो लास्ट में कुछ और है, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को उड़ाओगे, मतलब टाइम नहीं लेना ज्यादा, ठीक है भाई। हमें वहां अपनी प्रतिभा ये नहीं दिखाना हमें कितना आता, हमें दिखाना बस हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। बस देखियो भाई, इसमें क्या है, स्टार की जगह साइन रखने, स्टार की जगह साइन रखेंगे तो कौन से साइन रखें। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें बता रखा है, सबसे पहले क्या रखना, तुम्हें डिवाइड का साइन देखो, डिवाइड का साइन कहां पे रख सकते हो, जहां पे डिवाइड का साइन रखा है यदि पूर्ण संख्या आ रही है, क्योंकि बराबर से बाद में देखो यहाँ बराबर रहेगा, तो बराबर के बाद 65 है और 65 पूर्ण संख्या है, तो अब यहाँ जहां पे डिवाइड से यदि पूर्ण डिवाइड हो रहा हो, मतलब पूरा भाग हो रहा हो, तो तीसरे नंबर पे डिवाइड है यहाँ पे। तो यदि मैं देखूं 4 3 12, ठीक है 12 आ गया भाई, और यहाँ देखो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, इस स्टार की जगह मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और 15 थी 45, लेकिन यहाँ पे क्या 13 - 1, मतलब 13 में से 7 घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है, तो इन छोटी संख्या हो जाएगी, 65 तक नहीं जा पाएंगे हम, तो इसलिए छोड़ दो, ठीक है इसे छोड़ दो। अब दूसरे नंबर पे डिवाइड, दूसरे नंबर पे डिवाइड 7 से 12, 7 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, पॉइंटों में चली जाएगी, ठीक है भाई, तो ये भी हम इसे चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे देखो सी ऑप्शन को, सी में तीसरे नंबर पे डिवाइड है तो यहाँ कर सकते हैं 4 3 12, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है 15 है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 15 15 चौका कितना हो जाएंगे 60, भाई यहाँ पे मैंने डिवाइड रखा तो 4 से 3 3 आ गया और फिर उसके बाद 15, ठीक है 15 थी 45। अब यहाँ दोनों को जोड़ना, पहले दोनों स्टारों की जगह प्लस रखना, तो कितना हो जाएगा 45 में क्या कर देंगे 13 7 20, 20 जोड़ दो, 45 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65, यानी सी हमारा सही वेरीफाई मतलब संतुष्ट कर रहा है, सी हमारा क्वेश्चन को सही संतुष्ट कर रहा है भाई, सी ऑप्शन, ठीक है इससे आंसर निकाल देंगे। तो मेन है बस यही देखना है कि कहां पे डिवाइड पूरा भाग हो रहा है, यदि लास्ट में बराबर में पूर्ण संख्या है तो पूरी भाग कहां पे हो रहा है। 18 क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, इसमें तुम फंसोगे, इसमें जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मानते होंगे ना बच्चे वो इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाला। ए बी का भाई है, देखो बी जो है ए बी का भाई है,
यानी ए का हमें जेंडर पता है कि भाई ये भाई है बी का, ठीक है। और सी जो है बी की माँ है, ए बी का भाई है और सी बी की माँ है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ रखा है क्वेश्चन में कुछ। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ, चलो कोई बात नहीं। सी बी की माँ है, ठीक है भाई, सी जो है बी की माँ है। ए भाई होगा, अच्छी बात है, सी बी की माँ होगी। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी सी का पिता है, इसका जेंडर क्लियर है। और माँ का भी जेंडर क्लियर है भाई, सी बी की माँ है। अब ई डी की माँ है, अच्छा जी, ई डी की माँ है। ई कहाँ पे है, अच्छा ये रहा, ई जो है डी की माँ है, ई माँ है, ठीक है भाई। तो बताइए बी का ई से क्या संबंध है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बी का जेंडर पता चला तुम्हें। भाई इस बी का जेंडर नहीं पता, हमें इसका पता है ये लड़का है, यानी ये इसका भाई है, ठीक है। तो भाई इसका जेंडर पता है, ये भाई है, ठीक है। लेकिन अब इसका भी पता है ये माँ है, ये माँ का पिता है, यानी ये ए का तो नाना होगा, ठीक है। लेकिन इस बी के लिए नहीं कह सकते कि बी क्या लड़का भी हो सकता है, ये बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। लेकिन बी और ई का बी का बताना, बी का ई से क्या संबंध होगा। तो यहाँ कोई ग्रैंड सन मत लगा देना, ठीक है। यहाँ ग्रैंड डॉटर भी मत लगा देना, क्योंकि जेंडर क्लियर है नहीं। तो इसमें क्या है, इनसफिशियंट डाटा है, ठीक है, पूर्ण डाटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि क्लियर नहीं है हमारे पास बी का जेंडर। बी का जेंडर क्लियर होना चाहिए, इसलिए। अब क्योंकि बच्चे बहुत एग्जाम हॉल में इतने हाइपर रहते हैं, वो सोचते हैं बस जो आंसर आए वही निकाल दो। हमें पता है भाई ए का तो ये नाना होगा, तो इसलिए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर समझ गए ना, इसमें डाटा पर्याप्त नहीं है। चलिए भाई 19वां क्वेश्चन देखो भाई, ये है तो फिगर एनालॉजी क्वेश्चन, ठीक है। अब फिगर एनालॉजी में भी क्या कर रखा है इन्होंने, तुम्हें मिरर इमेज का ही क्वेश्चन बना रखा है इसमें। भाई देखो, इसने ये पार्ट उठा के ये इस तरफ कर दिया, यानी ये चेंज इंटरचेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये मैंने बताता हूँ ना, जैसे फिगर मतलब मिरर इमेज में ये पार्ट उठा के इधर ला दिया, ठीक है। तो तुम भी इधर ला दो, बस ये जी जो है इस तरफ आना चाहिए। अब जी है तो सही चारों तरफ, मतलब चारों ऑप्शन में ही यही है। लेकिन यहां देखो जी ऐसा ही थोड़ी रहेगा, सीधा थोड़ी रहेगा, नहीं, उल्टा जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, फेस घूम जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा फेस। यू का साइड सही है, यहां देखो नीचे की तरफ है, हाँ जी, ऊपर ब्लैंक है तो ये सही है। इसमें देखो ये पूरा भर दिया इसने, पूरा नहीं है, ठीक है, पूरा नहीं है। जी का तो जी की दिशा सही है, लेकिन पूरा यहाँ पूरा भर दिया इसने। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर की साइड खाली है, इसने ऊपर की साइड भर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से ही खेल जाओगे, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है भाई, ऑप्शन से ही खेल जाओगे। इसमें भी यहाँ मेरा इमेज दे रखा है तुम्हें, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे क्या है, उल्टा लास्ट से पहला बनेगा। मिरर इमेज की कंडीशन बताई तुम्हें, लास्ट वाला जो लेटर है वो पहले आएगा, और बस साइड चेंज होंगी, ये तुम्हारी दिशा चेंज होगी। ये एल पहला हो जाएगा, और एल से भी देखो ये जी सी ऑप्शन बाहर होगा, ठीक है, एल से भी इसमें है सारे में, ठीक है। ये देखो दो दो, ये नहीं, उल्टा बना दिया इसने, ठीक है। यहाँ देखो, यदि मैं देखूं ऐसे बन जाएगा, हाँ ये भी उल्टा बना दिया, तो यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसने यहाँ क्या बना दिया, इसका वाटर इमेज बना दिया। जहां ऊपर से नीचे घूम रहे हैं तो वहां वाटर इमेज, ठीक है, और साइड चेंज हो रही है तो वो क्या है, मिरर इमेज, ठीक है भाई। चलिए तो 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने जीएस के सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हम देखेंगे किस किस टाइप के हमने आपके लिए क्वेश्चन रखे हो और किस किस तरह आप उनको एलिमिनेट करके या फिर मिनोमिक्स की सहायता से याद रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, अभी एक रिसेंटली बुक पब्लिश हुई है, हाल ही में प्रकाशित बुक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है। मनसुख मानवाड़िया, धीरज काकाड़िया, अवनीश कुकरेजा या फिर चेतन भगत। बताइए जी इनमें से कौन होगा। इसमें है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द स्टेट ऑफ केरला। केरला का नाम बदलकर क्या रखने की स्वीकृति दी गई है। केरला, केरलम, केरलीय या फिर मलयालम। मलयालम तो लैंग्वेज बोली जाती है कहाँ पे, आपका केरल में, ठीक है। इसमें अभी ऐसे जैसे मलयालम है, ऐसे पीछे इसमें लगाए केरल के पीछे केरलम। केरलम नए नाम के लिए प्रस्ताव रखा गया था और उसको स्वीकृति दी गई है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो नेम मतलब नाम, सीमा रेखा, ठीक है, इन सभी के जो बदलाव है
वो किस आर्टिकल में आता है? वह आता है आपका आर्टिकल 3 में। और किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। स्टेट इसके लिए मतलब नहीं कर सकती अपने आप से। पार्लियामेंट पूरी तरह स्वतंत्र होती है कि वो अपना ये स्टेट का नाम, बाउंड्री, ये सब चेंज कर सकती है आर्टिकल 3 के अंडर में। नेक्स्ट है 52 सप्ताह सुधार किस मंत्रालय, 52 सप्ताहों में 52 सुधार किस मंत्रालय की एक प्रमुख सुधार पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। बहुत ही एक ऐसे लाइन पे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ये है आपका क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 52 सप्ताहों में 52 सुधार किसमें? जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिटवीन विच टू सिटीज वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन सक्सेसफुली टेस्टेड? भारत की पहली, ठीक है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किन दो शहरों के बीच में किया गया था? दिल्ली मेरठ, मुंबई पुणे, पटना रांची या फिर जिंद और सोनीपत? इसमें ना थोड़ा सा लगेगा कि यार हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली बार की गई है, तो एक लंबी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज के बीच की होगी और हम इसमें फंस जाते हैं। ये नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन डी जिंद और सोनीपत के बीच में। कितना? 89 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच में। ठीक है, समझे? नेक्स्ट चलते हैं, फिर से करंट का क्वेश्चन है। डॉक्टर बुडरी ताती को किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्मश्री प्रदान किया गया है? और ये 2026 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी का करंट का हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स, एजुकेशन ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स, विज्ञान या फिर कला? ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, वनवासियों की शिक्षा, वनवासियों की शिक्षा में सुधार। ठीक है, इसके लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री किसको दिया गया भाई? डॉक्टर बुडरी ताती, जिनको बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी दीदी। करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला है उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या फिर कैनो स्प्रिंट? ठीक है, कैनो स्प्रिंट होगा। इनको तो सब जानते हैं, उसेन बोल्ट जिन्होंने 2008, 2012 और 2016 के जो ओलंपिक थे उनमें 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस, इनमें सब में मिलाकर कितने? 8 गोल्ड मेडल जीते थे, 8 गोल्ड मेडल। और इनका 100 मीटर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर में, वो कितना है? 9.58 सेकंड। कहां पे बनाया था? 2009 के बर्लिन, किसकी राजधानी? आपका जर्मनी की, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और यहीं पे इन्होंने 200 मीटर में कितना? 19.19 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, यहीं पे 2000 बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों ही रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। आगे चले, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? 1905, 1903, 1904, 1912? गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले, इनको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? अपना राजनैतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु मानना था। ठीक है, इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1905 में। अगला है आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए, जब दिल्ली सल्तनत कायम होती है तो 1210 के बाद में 1236 तक एक सुल्तान आए थे, वो आए थे इल्तुतमिश। इन्हीं के द्वारा क्या इक्ता व्यवस्था शुरू की गई थी? इक्ता व्यवस्था, इसमें क्या होता था? जैसे मतलब कोई लोग होते थे, उनको क्या कहते थे? ठीक है, इक्तादार और मुक्ति। ठीक है, इक्तादार या फिर मुक्ति,
इनको ना पर्टिकुलर एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था जिसपे ये मतलब अपना पूरा अर्निंग कर सके सारी चीजें, ठीक है, कैश की जगह। बट अलाउद्दीन खिलजी ने एबोलिश किया, इसको समाप्त कर दिया और क्या रखा, कैश पेमेंट। इस पे तो सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आया है। कैश पेमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है, सेना को, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है बाय होम फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर सेबी। देखिए सेबी तो स्टॉक का काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका काम नहीं होगा, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली, ठीक है, इसका करती है निर्माण, और किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो राजकोषीय नीति होती है उसमें नंबर 1 गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, जो सरकार खर्च करती है उस पर, और नंबर 2 टैक्स। इन दोनों को मैनेज किया जाता है। इन दोनों को मैनेज कैसे किया जाता है? जिससे फिस्कल डिफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है, उसको मैनेज करने के लिए सरकार अपने खर्चे को अगर बढ़ाएगी, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाएगी तो उसका खर्चा कम करना पड़ेगा, उसका उसी फिस्कल डेफिसिट के लिए। आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, इसी के जैसा मॉनेटरी पॉलिसी, ये होता है लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कितना तो ये आरबीआई के सारी चीजें हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होता है टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। अगर मान लिया रिसेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम करेगी, वो सभी चीजें। इसके बाद में मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, आप तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। मुल्ला पेरियार ये किस पे है? मुल्ला यार एक रिवर और दूसरी पेरियार। पेरियार का तो भैया सीधा सा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? केरल में। और किस जिले में? इडुक्की, ठीक है, इडुक्की जिले में। अगला देखे कर्नाटका, तो यहाँ पे है तुंग भद्रा बांध। कौन सी रिवर पे? तुंगा और भद्रा के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में श्री सैलम डैम किस पे है? कृष्णा रिवर पे। और यहीं पे है नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशूर पूरम इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला। ये है आपका केरला का त्रिशूर पूरम, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम किसे कहते हैं? ए फोक डांस, नेम ऑफ रिवर वैली, ए ट्राइब या फिर ए मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ये होता है ए मेथड ऑफ फार्मिंग। कहां पे? भारत की के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में होती है। मतलब जंगल को काटा, फिर उनको जलाया, उपजाऊ भूमि प्राप्त की, फिर जब वो उपजाऊता उसकी खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बेवार है, कोमान है, जो कि आपका उड़ीसा और फिर कहाँ पे, अंडमान, अलग अलग मतलब स्टेट में अलग अलग नाम है। झूम अगर आएगा तो झूम है भारत के उत्तर पूर्वी जितने राज्य है उनमें कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? एम.एन. रॉय, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर हसरत मोहिनी। ये है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1892 में, ठीक है, क्या हाउस ऑफ कॉमन, ये क्या सीट जीती थी, पहले भारतीय बने थे। और इन्होंने ही आपका 1886 में कलकत्ता में
और 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना में शामिल है? सोवरेजन, सोशलिस्ट, मोनार्कियल रूल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर। देखिए मोनार्कियल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो आपको सीधा सीधा पता होगा, तो इसका ऑप्शन को एलिमिनेट करें, ये खत्म हो गया। ठीक, इसमें यही जाता है। फिर आपका आता है ये, बाकी इसमें बचेगा आपका 1 2 4 5। ठीक है जी, ये सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी। ये कब जोड़े गए थे? ये आपका 42nd अमेंडमेंट द्वारा कब? 1976 में प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद में सोवरेजन पहले से ही था, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पहले से ही था। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों में से सही है। इसकी चर्चा केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। इसकी चर्चा केवल मूल कर्तव्य के अंतर्गत की गई है। इसकी चर्चा न तो डीपीएसपी और न आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है, या फिर इसकी दोनों में की गई है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में ऑप्शन डी चूज करना है। इसकी जो चर्चा है वो दोनों में की गई है। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट आया था कब? 1986 में, इसको ध्यान में रखना है। और ये पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। डीपीएसपी में कहाँ पे है ये? डीपीएसपी में ये मिलेगा आपका आर्टिकल 48A में, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलेगा आर्टिकल 51A। ठीक है, उसके जी पार्ट में। ठीक है जी, और किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा। अगला है आपका, संविधान में 10 मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? 1974, 1976, 1988 या फिर आपका 1980? ये जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति, उसकी रिकमेंडेशन पर कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। बाद में ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा कितनी हो गई थी? टोटल 11 हो गई थी। और कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं थी आपकी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, शिक्षा, फ्री शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को। स्टेट के मतलब स्टेट की जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया। जेपी नारायण ने किसमें जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। जो हमारा कर्तव्य बनता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। जेपी नारायण ने भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी योजना तैयार की थी? गांधीनियल प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान या फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन? नेशनल प्लानिंग कमीशन 1950 में स्थापित हुई थी। ठीक है, आपका गांधीनियन प्लान 1944 में किसके द्वारा? एमएन विश्वरैया। और पीपल्स प्लान 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जो बॉम्बे के इकट्ठा हुए थे, उन्होंने ये दिया था। सर्वोदय प्लान आया था आपका किसके द्वारा? जेपी नारायण। और एक बताना है, इनको उपनाम क्या है? इनका उपनाम किस उपनाम से पुकारा जाता है जेपी नारायण को, जिन्होंने सर्वोदया प्लान दिया था? क्या प्लान था ये? ये था जो आपके छोटे सेक्टर कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देना। और ये किसके मॉडल पे? गांधीनियन और आपके विनोबा भावे के मॉडल पे इन्होंने स्टार्ट किया था। कब? जनवरी 1952।
नेक्स्ट है आपका दुम्हाल नृत्य रूप है किस क्षेत्र में प्रचलित है? कश्मीर, सौराष्ट्र, मेवात या फिर मेवाड़? ये है आपका कश्मीर। ठीक है, दुम्हाल कश्मीर में हारकर पाकिस्तान कटी दुम के हाल में वापस भाग गया। ठीक है, तो दुम्हाल को याद रखना है कश्मीर से। नेक्स्ट है आपका एट विच फॉलोइंग द प्लेसेस डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट हैव ए प्रिंटिंग प्रेस? ठीक है, मुद्रणालय नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस याद रखना है। देवास, नासिक, नोएडा या फिर साल्बोनी? नोएडा में नहीं है, नोएडा में क्या है? कोइन। और यहां पे आपका देवास, साल्बोनी, ठीक, और दूसरा नासिक। यहां पे क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है। और कोइन वाली कहां पे है? नोएडा, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, समझे भाई? अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 11 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 21 मार्च? सबसे इजी ये है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। इसके बाद में आता है आपका 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? जो बांग्लादेश ने अपनी बांग्ला लैंग्वेज के लिए जो आपका आंदोलन किया था, मतलब, ठीक है, 21 फरवरी 1952 को, और इसको कुचल दिया गया था। ठीक, किसके द्वारा? जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, इसका बांग्लादेश का नाम उनके द्वारा, पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा। ठीक है, प्रोटेस्ट पे थे, इनका प्रोटेस्ट को हनन किया गया था 21 फरवरी 1952। फिर 1999 में क्या इसको मातृभाषा दिवस, ठीक है जी, और 2000 से ये प्रॉपर स्टार्ट हो गया था। किसके द्वारा? बाई यूनेस्को। ठीक है, यहीं पे हमारे ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको एकदम क्वेश्चन समझ आए होंगे और हमारा प्लान समझ आएगा कि हम क्या चाह रहे हैं कि आपको ये वाले जो क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन आपके इधर उधर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,